8:17 हो जाता है और अपने तमाम सुनने वालों को आर्टिस्ट ऑफ द वीक मैं आपका अपना मेज़बान इरशाद शहजाद सलाम पेश करता है उन तमाम खूबसूरत समातों को, वो तमाम लोग जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आर्टिस्ट ऑफ द वीक में हम आपके साथ मौजूद रहते हैं अब से लेकर रात के 10 बजे तक। साहिल समंदर के बहुत करीब से हम आपसे मुखातिब हैं और इस वक्त ये उम्मीद रखते हैं कि आप इस वक्त जहाँ कहीं भी जिस हाल में भी मौजूद होंगे ठीक ठाक फिट फाट हंसते मुस्कुराते हुए अपने अपने कामों में मसरूफ़ अमल होने के साथ साथ अपनी ज़िंदगियों को इस बहुत सारे बोझों के तले अपनी ज़िंदगियों को धकेल रहे होंगे, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी, काम की ज़िम्मेदारी, ये तमाम ज़िम्मेदारियों में हम अपनी ज़िंदगियाँ जीना छोड़ देते हैं। और जब ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं तो फिर हम धकेलने की पोजीशन पे आ जाते हैं। तो अब हम ज़िंदगियों को धकेल रहे हैं और वक्त की कैद से एक और लम्हा आज़ाद हुआ और 8:18 हो जाता है और तकरीबन 10 बजे तक हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। आज तारीख़ के और आग पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो 7 जुलाई बल्कि 6 जुलाई सन 2021 और 25 ज़िक़द 1442 हिजरी में हम मौजूद हैं। आज के दिन और आज की तारीख़ के हवाले से अगर जुड़ी आप में से किसी की सालगिरह तो आपको सालगिरह की बहुत मुबारकबाद ज़रिए FM 98.2 की पूरी टीम की जानिब से। और आपके चेहरों पे ये जो मुस्कुराहट है हमेशा कायम और दायम रहे और आप यूं ही खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने लोगों के दरमियान में मौजूद रहें। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, आर्टिस्ट ऑफ द वीक में हमने ये लास्ट ईयर से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें हम मुख्तलिफ लेजेंडरी सिंगर्स को ट्रिब्यूट पेश किया करते हैं और उसके दरमियान फिर हमने कुछ सिंगर्स बुलाना शुरू किए जो हालिया दौर के सिंगर्स थे। फिर उनके साथ कुछ एक अच्छा सा इम्तिजाज बनाया कि उनके पुराने गाए हुए गीतों को हमने नए अंदाज में यहाँ पर गाने की कोशिश की और नई आवाज़ों के साथ हमने गाने की कोशिश की और उस चीज़ को भी आपने पसंद किया। और फिर अभी कुछ अरसे से हमने एक और सिलसिला शुरू किया है। ये जो हमारे लेजेंड्स हैं ना, ये सिर्फ गुजरे हुए हम तो नॉर्मली यही समझते हैं कि जो गुजर गए हैं वही लेजेंड्स हैं, जबकि हालांकि ये जो दौर हाजिर में जो लोग मौजूद हैं ये भी हमारे लेजेंड्स हैं जो एक मुसलसल जद्दोजहद के बाद एक कामयाबी की मुकाम पर पहुँचे हैं, मसनद पर पहुँचे हैं। उन तमाम लोगों को हम अपने इस प्रोग्राम के तहत खराज तहसीन पेश करते हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं और इस कोशिश में आप हमें सराहते हैं और आप अपने पैगामात हम तक पहुंचाते हैं। और हमारे जो भी गेस्ट होते हैं आप उनसे जो भी सवालात करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। आज जैसे कि लास्ट वीक हमने एक बहुत कमाल की शख्सियत से आपसे मुलाकात करवाई थी, आज भी मेरी सामने वाली सीट पर एक बहुत ही कमाल की शख्सियत मौजूद है और एक बहुत दमदार आवाज़, एक ये समझ लें कि मेरे उस्तादों में से हैं और मैं इन्हें बहुत अरसे से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था और बिल आखिर अब इन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर की इस शो में आने के लिए। और ये आज मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ ये मेरी सामने वाली सीट पर मौजूद हैं। आवाज़ कमाल की है, हम मनसब होने के साथ साथ अगर इनकी वॉइस और आर्टिस्ट की अगर हम बात करें तो बेतहाशा काम इन्होंने कर रखा है। और रिसेंटली आपके और हमारे दरमियान में जो हाइप क्रिएट करता हुआ ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी में एक बेहतरीन किरदार अदा करते हुए, और वो किरदार क्या होगा ये अपनी आवाज़ के ज़रिए आपको बताएंगे कि वो किरदार क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिल जिसे बेपनाह चाहता है अब उसी से पनाह चाहता है। दिल जिसे बेपनाह चाहता है अब ये मेरी पहचान है ये शेर। अच्छा, तो मैं शेर से मैं शायद हो सकता है कि आप मुझसे भी पनाह मांगने शुरू सर मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद नईम साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं ज़रिए FM 98.2 पर। खुसूसी तौर पे आपका शुक्रिया, आपके रेडियो का शुक्रिया कि इस आवाज़ को आपने अपने रेडियो में जगह दी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अप्रोच किया और मुझे अच्छा लगा कि एक लंबा अरसा काम कर लेने के बाद जब आप किसी जगह पे जाते हैं लोग अप्रिशिएट करते हैं और अपनी आवाज़ को सुनाने का, बताने का, अंदाज़े बयां का जब मौका मिलता है तो वो एक उसका एक अलग ही मज़ा होता है। बिल्कुल। और मैं जब मोहम्मद नईम को मैं उस वक्त से अप्रोच कर रहा हूँ कि जब मैं एक और स्टेशन पे था और मैं जब अपना शो ख़त्म कर आता था तो उस वक्त ये वहाँ पर शो करते थे, तो मैं उस वक्त इनको सुनता हुआ आता तो इनकी सॉन्ग सिलेक्शन
इनकी बातें मुझे इतनी कमाल लगती थी कि मैं कोई और रेडियो ट्यून इन करता ही नहीं था, बल्कि बाइक पर कानों में हैंड फ्री लगा कर और आराम से सुनता हुआ आ रहा था, क्योंकि वो पूरा मेरा जितना भी ड्यूरेशन होता था उसमें आपका जो बाकी का शो होता था ना 9 से 10 के दरमियान का, क्योंकि 8 से 10 आप उस वक्त किया करते थे, और मैं जब से आपको सुनता हुआ आ रहा हूँ। और अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि वक्त इस वक्त दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है, जी बिल्कुल। और आपने हमारे लिए, हमारे स्टेशन के लिए वक्त निकाला, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नईम भाई, ये मुझे बताइएगा कि ये जो सफ़र है, आवाज़ की दुनिया का सफ़र, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये तो बहुत पुरानी बात है। अच्छा। अब आप ये समझे कि बचपन का तस्करा करूँगा तो सितंबर 2004, तो उस अरसे से लेके छोटे छोटे रेडियो स्टेशंस, और फिर मेरे एक बहुत दिलचस्प इत्तेफाक रहा है कि मैंने अपने 2 शोज़ किए, उसके बाद मुझे वॉइस ओवर की ऑफ़र आ गई। अच्छा। लेकिन चूंकि आप वक्त के साथ साथ जब आप किसी काम में वक्त गुजारते हैं, आपको पता चलता है कि यार ये काम है, दिस इज़ द थिंग, इस तरह से हाउ टू डिलीवर योर वॉइस। तो आप जब उस चीज़ को उस तरह से डिलीवर करने आ जाता है आपको, तो फिर आप काम में करते हैं। मैं ये कहता हूँ हमेशा अपने सुनने वालों को भी, दूसरे स्टेशन पर मैं जो शोज़ करता हूँ, तो यही कहता हूँ कि आप पहले सीखें। तो उस वक्त भी मैंने अपने आप को सिखाया, सीनियर्स को सुना, और उसके बाद फिर जब मैं बोला तो दुनिया ने मेरे साथ बोलना शुरू कर दिया। ये बड़ी कमाल की बात होती है कि जब आप बोलते हैं और फिर दुनिया आपके साथ बोलती है, तो ये बड़ी भलाई की बात होती है, बड़ी अच्छाई की बात होती है। और आपको तो खुदा ताला ने एक बहुत दमदार आवाज़ से नवाजा है। अच्छा, इस पे कुछ रियाजत मज़ीद की हुई है या फिर ये ओरिजिनल वॉइस ऐसी है? ओरिजिनल वॉइस ही है भाई, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ओरिजिनल वॉइस ही है। अच्छा। मेरी आवाज़ जो है वो मेरी माँ का सदका है। अच्छा। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी माँ मुझे कहा करती थी, उनका मैंने साथ एक बहुत वक्त गुजारा है, तो उस वक्त मुझे वो कहा करती थी कि दुनिया तेरे पीछे होगी, सही, दुनिया तेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएगी। तो उस वक्त मुझे उस अल्फाज का वक्त मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वक्त आपको रियलाइज़ करवाता है कि आप एक्चुअल कहाँ जा रहे हैं। इसी तरह से पॉलिश करता चला गया। तो 2004 से मैंने एक छोटे से रेडियो स्टेशन से काम शुरू किया, फिर वीओ शुरू की, फिर डॉक्यूमेंट्रीज शुरू की, फिर प्राइवेट रेडियोज़ के लिए, चैनल्स के लिए, IVRs के लिए, कमर्शियल्स के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज, ये तमाम चीज़ें, प्रोडक्शन हाउसेस के लिए सारे काम करने शुरू किए। अच्छा, हमने लास्ट टाइम में भी सवाल रखा था, आरजे, ठीक है, आपने आरजे वाली फील्ड में भी काम किया और माशाल्लाह कर भी रहे हैं अभी भी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट, ठीक है, इन तीनों फील्डों में से मुश्किल तरीन फील्ड कौन सी है? और इन तीनों में मुश्किल तरीन चीज़ होती है कमर्शियल। अच्छा। हाँ, आप रेडियो में बहुत कैजुअल होते हैं, ठीक है, अपनी पिच मेंटेन करते हैं, आप शोज कर रहे हैं, वो जो एग्जैक्टली आप जो है वो आप रेडियो पर हैं, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सब चीज़ें दे रहे हैं। और रही बात कमर्शियल की, कमर्शियल जो है वो एक बहुत मुश्किल चीज़ है जिसमें आपको बेसिकली एक प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। सही। तो उसके कहाँ स्ट्रेसेस हैं, कहाँ पॉजेस हैं, कहाँ पे क्लाइंट, बेसिकली क्लाइंट की नीड को आप देखते हैं, ठीक है, कि क्लाइंट आपसे क्या चाह रहा है, मैसेज क्या देना चाह रहा है क्लाइंट उससे, हाँ, किस चीज़ को हाईलाइट करवाना चाह रहा है। ठीक, बेसिकली आप प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हैं। लेकिन ये एक नए इरा में हमारे कमर्शियल्स दाखिल हो रहे हैं जिसमें नरेशन टाइप जितने भी कमर्शियल हैं, जैसे कहानी हम बता रहे होते हैं, उस तरह से अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। 20-25 साल पुराने कमर्शियल आप उठा के देखें तो वो कुछ और है, म्यूजिकल बेस हुआ करते थे, वो कुछ और है, म्यूजिकल जिंगल बेस है। उसके बाद है कि आपने हर प्रोडक्ट हर चीज़ पर हाईलाइट किया। अब एरा ये आ रहा है कि आपने बिल्कुल एक नरेशन वाले अंदाज में, जवानी है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो सांसें हैं, इस तरह से एक पोइट्री ले में वो कर रहे हैं। और जो डबिंग है, डबिंग एक बहुत एक अलग खाका है जिसमें एक तुर्गुत खड़ा है, एक जंगजू वॉरियर खड़ा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों का देखना, उसके बात करने का अंदाज, उसका तलवार या कुल्हाड़ा चलाने का अंदाज, वो आपको अपने अंदर एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है। आप उस कैरेक्टर को अपने अंदर समो लेते हैं, पी जाते हैं घोल के। अब आप ये समझे कि आप मोहम्मद नईम नहीं है, आप तुर्गुत है, ए वल्लाह कार्दिश। वो आप उस कैरेक्टर को, किसी और के कैरेक्टर को अपने अंदर समो लेने का नाम डबिंग है। अच्छा, ये जो तुर्गुत का जो कैरेक्टर था, ये कैसे इस तक रसाई हासिल हुई, या KG प्रोडक्शन ने खुद अप्रोच किया, या फिर आप
वहाँ तक रसाई हासिल की? अच्छा, हुआ ये था कि केजे प्रोडक्शन से तो खैर मेरी बड़ी पुरानी वाकफियत थी, और मैंने अपने कई इंटरव्यूज़ में भी ये कहा है कि उनके वॉइस बैंक में तो था मैं, लेकिन अचानक कॉल आई खुर्रम जमशेद साहब की कि नहीं ये कैरेक्टर है, और थैंक्स टू केजे प्रोडक्शंस, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खुर्रम जमशेद साहब का कि इस कैरेक्टर के लिए मुझे चूज़ किया। उन्होंने कैरेक्टर मुझे दिखाया। अब वो कैरेक्टर था जो उससे पहले मैंने नहीं किया था, एक वॉरियर का। अब इसके अंदर बड़ी इंटोनेशन है। वो वॉरियर, वो जंगजू सख्त भी है, दोस्त भी है, लवर भी है, मुख्तलिफ उसकी ज़िंदगी के पैराए हैं, वो मिलकर फैमिली ओरिएंटेड भी है, और सबसे अच्छी उसकी बात कि वो बड़ा रोमांटिक है। सही। तो ये मुख्तलिफ वेरिएशंस जब मैंने देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कैरेक्टर कितना मीनिंगफुल है और कितना इंपॉर्टेंस है इसकी। मुझे बहुत अच्छा लगा। सही। तो नईम और तुर्गुत जी, उसमें कितनी सिमिलरिटी है? नईम और तुर्गुत के मिजाज में सिमिलरिटी है। कितनी? काफ़ी हद तक। अच्छा। 80 to 90%। बस आदत कुलाड़ा नहीं मेरे। बाकी मतलब आप जंगजू की तरह हैं। हाँ, और वो कैरेक्टर करते करते वो तुर्गुत भी आपके अंदर काफ़ी इन्वॉल्व हो जाता है। जो 20-25% की जो कसर रह गई थी वो भी पूरी हो गई। सही। बस अब मैं काई कबीले का नहीं हूँ, मैं कराची का हूँ। कैसे काई का नहीं, कैसे कराची का हूँ। कैसे काई का नहीं, कैसे कराची के। का हूँ। अच्छा जनाब, आप तमाम लोग जो हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना चाहते हैं और आप अगर कॉल करना चाहते हैं तो 0321366303 वो नंबर है कि जिस पर आपके मैसेजेस हम तक पहुंचेंगे, और साथ साथ आप हमारा ऑफिशियल पेज www.facebook.com/ZUFM98.2 पर भी हमारी आवाज़ को बराह रास्त सुन सकते हैं। यहाँ से भी हम लाइव मौजूद हैं स्ट्रीमिंग के थ्रू। राजा जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम लोगों को वेलकम करते हैं। आरजे फ़िज़ा आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं और कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे इरशाद शहजाद, ज़बरदस्त प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया फ़िज़ा, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अहमद साहब मौजूद हैं और तुर्गुत अलिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जनाब, तुर्गुत हमारे साथ मौजूद हैं। और मोहम्मद नईम साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोहम्मद अहमद साहब को लिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। माला खील साहब, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का कि आप भी हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं। और अफशा ख़ान मौजूद हैं और हशाम ख़ान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों ने बड़े स्टिकर्स मुझे लिख के भेजें। उस्मान शकील साहब नाइस लिखते हैं। और अनम, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये आपके आने का असर है कि मैं अभी नाम लेना अगर शुरू करूं तो फिर यकीनी तौर पर ये वक्त तवील हो जाएगा। हाँ, तवील हो जाएगा। अच्छा, म्यूज़िक से यकीनी तौर पर आपको दिलचस्पी, और आप सॉफ्ट म्यूज़िक, चूँकि बेस आपने हमेशा रात का किया है, तो म्यूज़िक भी आपका जो है वो म्यूज़िक मेरा फ्लेवर ऑल ओवर जितना भी है। हिप हॉप भी सुन लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर बेसिकली अगर समझूं मैं तो मुझे सूदिंग सॉन्ग्स हो, चाहे वो रोमांटिक हो चाहे किसी भी तरह का हो, अगर सूदिंग म्यूज़िक है थोड़ा ज़्यादा टच करता है। अच्छा। और अब तो खैर हमारे यहाँ वो इंडियन कंटेंट जो है वो हम प्ले करना, वरना उस वक्त जब आप किया करते तो उस वक्त मैंने आपको मोस्टली जो प्ले करते हुए खैर बहरहाल सिलसिला बातों का हमारा यूं ही चलता रहेगा और म्यूज़िक भी हम आपको सुनवाते रहेंगे। आर्टिस्ट ऑफ द वीक में इरशाद शहजाद और मोहम्मद नईम आपके साथ मौजूद हैं और आज हमने बड़ी मुश्किल से इनको यहाँ मदऊ किया है। और एवल्लाह। अच्छा, तुर्गुत का जो कैरेक्टर है, इसके अलावा भी आपने कोई किसी और जगह पर ये कैरेक्टर्स निभाए हैं? बेताशा कैरेक्टर। उसके अगर हम बहुत तवील फहरिस्त है। स्टार्ट कहाँ से? स्टार्ट आप ये समझिए कि 2011 से। 2011 से। अच्छा, तो पहला कैरेक्टर क्या था जो आपने? पहला जो कैरेक्टर था उमर का था। उमर कैरेक्टर था और उस ड्रामे का नाम था एक धुन सी छाई है। अच्छा। एक धुन सी छाई है। उसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर था जो कि दुश्मनों के साथ होता है और फिर हीरो को फर्दर नुकसान पहुंचाता है। ये था। इसके बाद पे दर पे आप पर एक छाप लग जाती है, यानी मुझ पर छाप लगेगी नेगेटिव कैरेक्टर्स ही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक नाम ले सकता हूँ टीवी स्टेशंस के, तो TV1 ने अप्रोच किया जिसमें एक बेसिकली लीड कैरेक्टर था। लीड कैरेक्टर में ये था कि वो मोटर मैकेनिक है और वो बड़ा अपनी ज़िंदगी में बड़ा लवर है, मोटर मैकेनिक भी है, लवर भी है और बड़ा जॉली टाइप का है। फिर कभी उस पर गम के जब बादल छा जाते हैं तो उसकी आवाज़ में जो खुमारबाजी की वजह से जो खुमार आता है वो भी एक अपने आप में एक
अलग ही था। उसका एक दोस्त होता है जिससे वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है। इसके बाद उसी चैनल से कुछ अरसे के बाद शाह महल, जिसमें एक शहजादे का कैरेक्टर है, हम शहजादे हैं, वो एक कैरेक्टर था। फिर वो बादशाह के मरने के बाद वो खुद बादशाह बन जाता है, और फिर उसके बाद उसका बच्चा, उसकी वाइफ, फैमिली ओरिएंटेड है, जंग पर भी जा रहा है, ख्याल भी रखता है लोगों का, गरीबों की माली कफालत भी करता है। तो इस तरह से पै दर पे अब मिले जुले मिलते हैं, ज़्यादातर अब पॉजिटिव मिलने लग गए। यानी 2 कैरेक्टर जब आपने प्ले कर ली है तो उसके बाद एक पॉजिटिव का एक ठप्पा लग गया आपके ऊपर। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो तुर्किश ड्रामे आने का जो सिलसिला हुआ था, ये सबसे पहले तो जो बिगेस्ट हिट हुआ वो मेरा सुल्तान आई थिंक था, जो कि बहुत ज़्यादा जिसने हाइप क्रिएट की थी। देखिए, इस चीज़ का पायनियर जो है वो उर्दू वन है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद फर्दर जो है वो फिर जियो ने, फिर ARY ने जुज़वी तौर पे, TV1 ने और A+ ने और दीगर स्टेशंस ने अलग अलग फिल्मेजिया ने ये प्रोजेक्ट्स लेना शुरू करा। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है, भेड़ चाल है। हम एक जगह से, अब आप किसी चैनल से कार्टून शुरू कर दें, किड्स ज़ोन प्लस से मैंने 5 प्रोजेक्ट्स किए कार्टून के पैदर पे, काम को इतना पसंद किया गया। तो जब आप एक बंदा कार्टून कर रहा है तो बाकी मार्केट के लोग देखते हैं कि ये कार्टून जा रहा है, तो हमारे यहाँ कोई क्रिएटिविटी का ज़रा सा फुकदान पाया जाता है। तो वो कार्टून की एक लंबी लाइन, एक भेड़ चाल शुरू हो गई। बादशाहों का दौर शुरू हुआ तो बादशाहों की एक लाइन लग गई। अब ये है कि तारीखी ड्रामे जो है, अर्तुल है, सुलेमान अरसलान अल्ब है, कई न्यू प्रोजेक्ट्स आप मेरे देखेंगे मजीद इंशाल्लाह। तो वो एक अब तारीखी ड्रामों की एक अप्रोच बढ़ती चली जा रही है। तो अब देखते हैं कि ये इसके बाद क्या नया टर्नओवर होता है या क्या नई चीज़ें, लेकिन काम तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। अच्छा, अब तकरीबन अब ना सिर्फ PTV बल्कि अब दूसरे जो चैनल्स हैं वो भी उस पर काम करें। अच्छा, ये जो अर्तुगरुल गाजी था, ये लगभग तकरीबन कोई 5 साल पहले भी जो है वो नेशनल टीवी पे नशर हो चुका था। नेशनल टीवी पे नहीं हुआ था, ये हम टीवी पे, मतलब हम तो खैर नेशनल टीवी इसलिए भी कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान बेस करता था। हाँ, मैं इसमें नेशनल टीवी में PTV को कहता हूं। हाँ, वो वैसे और वाकई में PTV ने वो चीज़ को प्रूव किया है। हाँ, और उसके बाद फिर अब ये जो, अच्छा उस वक्त इसने वो हाइप क्यों क्रिएट नहीं की? अच्छा, उस वक्त देखें, मैं ये कहता हूँ, आपकी बात का जवाब इस बात में मिलेगा कि आप वो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मिस्टर A भी कर रहे हैं, मिस्टर B भी कर रहे हैं, मिस्टर C भी कर रहे हैं, Z तक सारे मिस्टर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इससे अगर आधे या 10% लोग भी हों जो बहुत क्वालिटेड और प्रोफेशनल वर्क दे रहे हैं, तो फिर वो उसकी एक बात कहलाती है कि हाँ, दिस इज़ द वर्क। PTV इसलिए मुमताज़ हुआ, PTV इसलिए हाईलाइटेड हुआ कि आप किसी भी कैरेक्टर को देख लें, उसका आउटपुट क्या जा रहा है। अगर वो एक जंगजू है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यही बोल रहा है, यही शख्स, इसी की आवाज़ है। तो ये कैरेक्टर कास्टिंग, वॉइस सिलेक्शन, आउटपुट जो इंजीनियर्स के हैं, रिकॉर्डिस्ट का, और खुरम जमशेद साहब जो है इसके हेड जो है प्रोजेक्ट के, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर एक अच्छे आउटपुट को तरतीब देती है। तो आपकी कास्टिंग क्या है, आपने, हमारे यहाँ अकरबा परवरी का बड़ा एक सिलसिला है फेवलिज्म का, कि यार ये है, अब चाहे उसे बोलना आता है या नहीं आता है, मैं बड़ा बर्जस्ता बोलता हूँ, तो वो उसको उन्होंने कैरेक्टर के लिए कास्ट कर लिया। ठीक है, डजंट मैटर कि उसकी आवाज़ उस कैरेक्टर पे जा रही है या नहीं जा रही है, या जो भी है, वो अकरबा परवरी की नज़र हो गया। तो हमारे यहाँ जो दूसरा टैलेंट जिसको बोलना आता है वो कहाँ जाएगा? तो KJ प्रोडक्शन ने इस चीज़ को बड़ा वो किया कि ये शख्स अगर डिजर्व करता है और इस शख्स की आवाज़ इस कैरेक्टर पे जाती है तो इसी कैरेक्टर को ही लिया जाए, ना कि वो अकरबा परवरी का शिकार हो। सही, चलें कुछ म्यूज़िकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस शो को, आर्टिस्ट ऑफ द वीक, जो कि इस वक्त जारी सारी है। और सफर आहिस्ता
सेहत, खुराक, लिबास और रिहाइश हर बच्चे का बुनियादी हक है, जो रियासत के साथ साथ माँ बाप का भी फर्ज है। मुतवाज़िन खानदान की तश्कील के लिए जिम्मेदारी निभाएं, एतदाल अपनाएं। Ziauddin University is HEC recognized degree awarding institution which was founded in the memory of Sir Dr. Ziauddin Ahmed, a renowned academician, philosopher, mathematician and political figure. His vision was to spread quality education amongst the Muslims of the subcontinent. The Ziauddin University is very prominently placed in the list of the institutions and universities of higher education in Pakistan. It's a large number, of course, but Ziauddin University is a different institution. And when I say different institution, I mean that there is some speciality which gives its recognition to Ziauddin University. The best thing which we can describe about this institution is their seriousness in quality education, and particularly the teaching methodologies. The Ziauddin Group started with a small maternity home in Nazimabad, and over the years it expanded to the Ziauddin Group of companies. 3 tertiary care hospitals, several community-based projects, a health-focused television channel, a live radio channel, and the Ziauddin University. A year later, in October 1995, the Sindh Assembly went on to pass an Act 4 of 1995 for the establishment of Ziauddin Medical University. At that time, the university also established an association with the neighbouring community to set up a health centre. The initiative resulted in a mutual partnership with the Karachi Municipal Catchment's population, where the university provided services, health education and support. Ziauddin University was established in 1995 through an Act of Parliament. Initially it was a medical university, but 10 years later in 2005 it was declared as a general university. It is now one of the most prestigious universities not only in Karachi but also in Pakistan. It is ranked W, which is the highest category by the Higher Education Commission, and among the medical institutions it is in the top 5 universities nationally. Over the last 22 years, Ziauddin University has progressed to its present position and it is regarded as one of the best universities. One of the most important features of Ziauddin University is its learning strategy, and we were the pioneers to introduce problem-based learning. And we believe that problem-based learning makes the students more motivated since they own their studies. The teachers here just facilitates, but the students themselves solve the problems being faced in the learning strategy. The university also focuses on research, and we believe that this is a research-based university. All the candidates taken into our MPhil programs are given a university grant for their research activities, and in the medical college all students during their 3rd year are encouraged, and it is mandatory for the students to conduct a research when they are studying. We also encourage the students
to publish their research. आप अपने खानदान को कैसा मुस्तकबिल देना चाहेंगे? फैसला अमल के साथ। कल नहीं आज, आज नहीं अभी। वसाइल और कुंबे के अफराद में तवाजुन रखकर माँ बच्चे की अच्छी सेहत, बच्चों की तालीम और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। रोशन मुस्तकबिल की है पहचान। मतवाजन कुंबा, खुशहाल पाकिस्तान। ZU 98.2 Miami just to do. जी जनाब, एक बार फिर आप तमाम लोगों का खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द वीक में। और आर्टिस्ट ऑफ द वीक में आज हमने एक लिविंग लेजेंड आपके सामने दिए हुए हैं या एयर पर है हमारे साथ मौजूद, और बहुत खूबसूरत आवाज़। और अब तक जितनी भी गुफ्तगू आपने सुनी वो बहुत सहल गुफ्तगू थी, मालूमात से भरपूर गुफ्तगू थी, और बड़ी प्यारी सी गुफ्तगू हमारे और आपके दरमियान में चल रही है। और यहाँ पर कुछ दोस्त भी मौजूद हैं जिनका मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और अरशद मरई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाइस शो फ्रॉम कायनात हमारे साथ मौजूद हैं। कायनात कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपका शो सुपर डुपर है जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और वो तमाम लोग जो अभी अभी इस महफिल में नशिस्त संभालने में कामयाब है, उन तमाम दोस्तों को बताते चलें कि आप इस वक्त 98.2 की फ्रीक्वेंसी पर कनेक्टेड हैं और आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव एहतियात से कीजिएगा। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अपनी मंजिलों पर कभी ना पहुँचने से बेहतर है कि आप कुछ देर कुछ ताख़ीर के साथ अपनी मंजिल की तरफ पहुँचें, तो ये एक बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है। और अब अदाद शुमार के मुताबिक अब लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना की चौथी लहर भी जो है वो आने शुरू हो रही है। लेकिन इस बात को मेक श्योर कीजिए कि आपको जो SOPs दे रखी हैं उस पर अमल दरामद करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि आप भी महफूज रह सकें और आपके घर वाले भी, आपके साथ जो लोग एसोसिएट करते हैं वो लोग भी महफूज रह सकें। तो जनाब, इस वक्त वायरल भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, और वो वायरल क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको हमारे मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें क्या क्या चीज़ें वायरल हैं। तो हम उस बहस में नहीं जाते, हम वापस अपने गेस्ट की तरफ आते हैं। मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बेहतरीन आवाज़, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया, और गुफ्तगू भी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा नईम, आपने मुख्तलिफ रेडियो चैनल से आपने प्रोग्राम्स किए, तो कितना मुश्किल होता है कि जब आप चैनल स्विच करते हैं? कॉलर हम लेते हैं, उसके बाद फिर अपना सवाल को मैं कंटिन्यू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। कौन और कहाँ से? मैं SM रज़ा बात कर रहा था। SM रज़ा साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान है सर। अच्छा, ये नईम साहब की फील्ड गुलकारी से है? नहीं, ये आजकल जो एक ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल गाजी। अच्छा, हाँ समझ गया, तुर्की स्टाइल। जी, उसमें जो तुर्गुत की आवाज़ है वो मोहम्मद नईम की आवाज़ है। और मुख्तलिफ TV चैनल्स पे जो एड्स आप सुन रहे हैं उसमें बेशतर एड्स जो हैं वो मोहम्मद नईम के। अच्छा, ये पसे पर्दा अपनी आवाज़ से सदाकारी के साथ जी लोगों को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, समझ गया, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही है। चलें, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए, मीडिया तो फिर मीडिया है, कोई सदाकारी से है, कोई अदाकारी से। चलें जनाब, ये इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में कि हमारे यहाँ जब चीज़ें सिग्नल्स की नज़र हो जाएं तो फिर इस तरह से होता है। और अच्छा, हम अपने सवाल को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपने मुख्तलिफ रेडियो चैनल से प्रोग्राम्स किए, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा जब आप चैनल स्विच करते हैं? अलग एक्सपीरियंस है हर जगह का। अच्छा, माइक सुनने वालों के लिए, यानी कि एंड यूज़र के लिए जो सुनने वाला है, उसके लिए सारे माइक एक जैसे हैं, आवाज़ एक तरीके से आती है। लेकिन एक बतौर प्रेजेंटर, माइक हर प्रेजेंटर के लिए मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ है। सही। इसलिए कि हर जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। एक चैनल पर आप देखें डू एंड डोंट्स होते हैं हर जगह के, और हमें फॉलो भी करने चाहिए। तो बहुत मुमकिन है कि इस जगह पे जो चीज़ बहुत
नॉर्म्स में चल रही है वो किसी जगह टैबू बन जाए, सही गुनाह अजीम बन जाए सही कि यार ये तो बहुत बुरा आपने कर दिया। तो बेसिक रूल जो रेडियो के हैं वो सब जगह पे एक ही है, लेकिन फिर भी हर रेडियो स्टेशन का मिजाज जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो किसी नरमी वाली जगह से किसी सख्ती वाली जगह पर आप आते हैं जहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं, तो शुरू में ज़रा सा आपको हेजिटेट फील होता है। और नया माहौल है, नया स्टूडियो है, नए पैनल्स हैं, कंप्यूटर है, इक्विपमेंट्स हैं, कोऑर्डिनेटर बंदा बैठा हुआ है और ऑफ ईयर में सारी चीज़ें कंट्रोलिंग हो रही है, ड्यूटी ऑफिसर्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके शो पे, आपके दिमाग पे, आपके कंटेंट पे, आपके अल्फाज पे एक बड़ा गहरा असर मुरतब करते हैं। सही जी हाँ, तो मुख्तलिफ है थोड़ा। अच्छा मुख्तलिफ। अच्छा अब शो के दौरान अक्सर व बेशतर कुछ लोग आके आपको बताते हैं कि आपने ये चीज़ जो है वो गलत कह दी है या ये चीज़, तो उसके बाद फिर आपका मोराल जो है वो नीचे आता है या फिर आप अपने कंटेंट को जो है वो वैसे ही लेके चलते हैं? जी हाँ, मुझे पस से पता ये लग रहा है कि आप अपनी मालूमात में भी इजाफा कर रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, लोग आएंगे, प्रेजेंटर को हर तरह से जनरल नॉलेज और अपने शो पे, अपने कंटेंट पे ग्रिप होनी चाहिए। सही। तो जो सुनने वाला है, जो फोन कॉल भी करता है, तो वो आपको एक जहन बात इस नेगेटिविटी में मत लीजिएगा, वो आपको हरा ना सके। आपके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए, क्योंकि आपने जब ओन कर लिया है, दिस इज योर सीट, आपका ये काम है और आप जवाब दे हैं, तो फिर आपको जवाब देना आना चाहिए। ठीक। किसी भी तरह से कोई भी कॉलर, कोई भी सुनने वाला आप पर हावी ना होने पाए, तो आपको बड़े सहल अंदाज में, पोलाइट अंदाज में उसको समझाना है। और जब वो कॉल चली गई, तो चाहे बहुत अच्छी बात थी, चाहे वो बहुत बुरी बात थी, वो चली गई। सही। वो चली गई है। सही। अब उसको बुरी बात को सोच के अपने शो को स्पॉइल करना, इसका हक ना आपको पहुंचता है, ना आप उसको करें, ना दिमाग पे करें। और अगर बहुत अच्छी बात कर दी और आपको बहुत तारीफ की, तो आपको भूलना नहीं है। आपको बिल्कुल नॉर्मल अपने जो आप करने आए हैं, जिस टॉपिक पे बोलने आए हैं, आप वो काम करें और चले जाएं। अच्छा, जो नए लोग हैं जो आना चाहते हैं, तो खैर पहले तो एक रेडियो में, फिर हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट की भी बात करेंगे और वॉइस ओवर की भी बात करेंगे, फिर डबिंग की भी बात करेंगे, लेकिन हम पहला मीडियम चूँकि रेडियो है ना, तो रेडियो पर जो लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सजेशंस हैं? क्या नए लोग जो आना चाहते हैं वो क्या किन चीज़ों की तैयारी कर आए, या बस आए बाय शाये किया, 4 गाने प्ले किए, दिन चले गए? और देखें, आए बाएं शाये करने वाले शो की ज़्यादा लंबी एज नहीं होती है, क्योंकि ना सिर्फ लोग सुन रहे होते हैं, बल्कि आपके सीनियर्स, आपके कोऑर्डिनेटर, आपके कर्ता धर्ता जो स्टेशन से मुंसलिक है, जो तमाम काम को सरअंजाम दे रहे हैं और बैक एंड पे सारे काम देख रहे हैं, इवन की और मार्केटिंग, वो सारे सुन रहे हैं आपको। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत ज़हीन लोग हैं। और इस स्टेशन को खोलने वाले भी यकीनी तौर पे बहुत ही काबिल हैं, भरोसेमंद है और भरोसेमंद लोगों को ही लाना चाहते हैं। सही। तो आप जो काम करने आए हैं वो काम करें और उसके बाद घर जाएं, लेकिन ये कि अपने कंटेंट में बेसिकली आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है। तो आए और अपने उस शो को प्रेजेंट करें, डिग्रेड ना हो। ठीक है। हो सकता है स्टार्ट में जो काम आप लोगों को समझाने आए, चीज़ समझाने आए, बहुत मुमकिन है 2-3 शो में आप वो चीज़ डिक्लेयर ना करें। आपका पहला लिंक और दूसरा लिंक डिक्लेयर कर देता है कि आप कितनी लंबी रेस के घोड़े हैं। सही। आपके पास है क्या, ये जो आरजे सीट पर आया हुआ है, इसका वजन क्या है? ये कोई बहुत भारी भरकम चीज़ है? ये बिल्कुल एवं ही नॉर्मल सा है। सही। ये आप अपने लिंक से, अपनी लफाजी से, अपने वोकेबलरी से, अपने मुताले से, अपने विजन से, अपनी बातों से और अल्फाज के इंतखाब से डिक्लेयर करते हैं। सही। आप है क्या? तो कभी भी कोई काम करने आए, किसी भी काम पे, किसी भी डेजिग्नेशन पे, सीख कर आए। रेडियो पर आना एक बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, सीख कर आए। और होमवर्क आपका होना चाहिए, चाहे बिल्कुल होमवर्क होना चाहिए मेरे दोस्त। अगर आपका होमवर्क नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पर आके, बहुत सारे लोग होमवर्क करके आते हैं लेकिन अपने काम को भूलकर किसी और चीज़ में पड़ जाते हैं। या तो म्यूजिक के पीछे भाग जाते हैं, या तो कॉलर की सताइशी या तारुफी कलमात उसके पीछे बेचारे लेट जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना। चाहे आपकी तारीफ हो रही हो, चाहे आपकी बुराई हो रही हो, आप बड़े अच्छे अंदाज में, पोलाइट वे में, दरमियाना रास्ता इंतखाब करते हुए अपने शो को प्रेजेंट करें। डिप्रेस ना हो आप, और खुशी से भूलना भी नहीं है। तारीफ अल्लाह की तरफ से आई है, बुराई भी उसी की तरफ से आई है, लेकिन आपको सिखाने के लिए। ये पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए कि जो बुराई आई है तो क्यों आई है, वाकई मेरे अंदर है या नहीं है। अगर है तो ठीक कर ले उसको। ठीक। अच्छा, अब ये जो बातों का सिलसिला है, अब मैंने आपसे सवाल ये किया था कि जो लोग नए आ रहे हैं, मैंने यही इसी बात के अंदर जवाब का पिन्हा है, छुपा हुआ सरबस्ता है कि आए और तैयारी के साथ आए। सही। जब हमारी एज होती है कि हम अपने आप को चमकाएं, अल्लाह ने आवाज़ दे दी है आपको। सही। आपका काम है अपनी आवाज़ को प्यूरिफाई करना, सही, थ्रो पैदा करना। ठीक।
मुताला करना आपका काम है, अल्लाह ने आवाज़ दे दी है आपको, लेकिन मेहनत करना इसके ऊपर आपका काम है। रियाजत जैसे एक सिंगर होता है तो वो सिंगिंग पैदाइशी सिंगर नहीं होता, उसको सिखाया जाता है, उसको बेसिक नॉलेज तो पता चल जाती है, लेकिन सुर और ताल का कोमल सुर कौन सा है, तीव्र सुर कौन सा है, हारमोनियम के साथ किस तरह सिंक्रोनाइज होना है, ये वो वक्त के साथ साथ सीखता है। तो जो भी काम करने आए सीख कर आए अच्छे तरीके से। इसमें फेलियर कितना है, मतलब इस फील्ड के अंदर फेलियर कितना है? अब हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि एक हम जल्दबाज लोग हैं। जल्दबाज कौन है? बस आपको एक दो मरतबा अगर नाकामी नजर आई तो आप उस फील्ड को छोड़ देते हैं और दिल बर्दाश्त होकर चले जाते हैं। तो इसमें इस फील्ड के अंदर फेलियर देखिए, एक होती है मुस्तकिल मिजाजी और उसकी एंटोनियम होती है मतलून मिजाजी, यानी गैर मुस्तकिल मिजाजी। अब जब आप इस काम करने के लिए आ गए हैं, आपने ये सिलेक्शन, और किसी भी शोबा है जिंदगी में आप जा रहे हैं, इवन कि आप किसी बिजनेस में जा रहे हैं, किसी जॉब में जा रहे हैं, आरजे बन रहे हैं, मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। अपने लैकिंग देखिए, अपनी कमज़ोरियों को एक कॉपी पे लिखें, किसी को बताना नहीं है, और उन कमज़ोरियों पे काम करें। ये वक्त बताएगा। लोग हमारे सुनने वाले बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे ऑब्जर्वर हैं, बड़े कमाल के हैं, वो खुद आपको बता रहे होते हैं। आजकल का दौर बड़ा फास्ट है भाई, ये वो पुराना दौर नहीं कि किसी आरजे से मिलने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। अब तो वो सोशल मीडिया पर अपनी मार्केटिंग खुद कर रहा होता है। तो भाई वो जब सब चीज़ें सामने आ गई हैं तो अब अच्छे से अच्छा प्रेजेंटर भी है। मैं समझता हूँ कि वो तैयारी के साथ आए, अपने कंटेंट के साथ आए, और लोगों के साथ दोस्ती और दोस्ताना वाला ताल्लुकात, जो वो बाहम ताल्लुकात पैदा करे, ना कि वो बहुत चौड़ा होकर आए, ना कि वो कहे कि मैं आरजे हूँ और मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये इंसान का सबसे बड़ा फेलियर है कि वो ये समझ जाए कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं सकता। सही। हर चीज़ का सब्सटीट्यूट और ऑल्टरनेट मौजूद है। बिल्कुल। मेरे जाने से दुनिया कायनात रुक नहीं जाएगी। मैं आरजे रहूंगा तो मुझसे बेहतर बोलने वाले और भाई कई काबिल लोग हैं, लेकिन जब तक अल्लाह ने मुझे मनसब ये दिया है, जिम्मेदारी दी है, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि अपने आप को काबिल करूं और एक अच्छा काम करके एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करूं। इनिशियली मैं हो सकता है बहुत बुरा बोल रहा हूं, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरा हर आने वाला दिन पिछले दिन की निस्बत ज़्यादा इम्प्रोवाइज होना चाहिए। सही। ये बेकार है कि मेरा पिछला शो भी वैसे गया, अगला शो भी वैसे गया, उसका अगला शो भी वैसे गया, यह बिल्कुल ही बेकार हो गया। सही। हर आने वाला शो पिछले शो से, हर प्रोडक्शन आने वाली प्रोडक्शन से, पिछली प्रोडक्शन से बहुत इम्प्रूव होनी चाहिए और बहुत प्रोफेशनल साउंड करना है आपको। चाहे वो कमर्शियल कर रहे हो, चाहे रेडियो कर रहे हो, टैकलिंग करनी आनी चाहिए। कॉलर आ गया आपको कोई जिसने आपका मूड डिस्टर्ब करने के लिए बाकायदा प्लान किया था, तो वो आप शो को डिप्रेस नहीं करना। मैंने कई आरजेस देखे, बरमला कहता हूँ अपने शो में, अभी भी कह रहा हूँ, वो शो को छोड़ के चले जाते हैं कि उसने मेरा मूड बिगाड़ दिया। अच्छा। फला मैं तो शो छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे नहीं करना शो। डायरेक्ट बोल के चले आते हैं। अच्छा। ये गलत है, आपको नेग्लेक्ट करना है। मेरे अब्बू कहा करते थे कि बेटा काम की बात पकड़ लो और बेकार बातें जाने दो, लेकिन अगर बेकार बात कही है तो उसको लिख लेना कि क्या वाकई तुम्हारे अंदर ये बात है, अगर है तो इम्प्रूव कर लो। ठीक है, बहुत वक्त है, इम्प्रूव कर लो। सही। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, बल्कि लाइन ड्रॉप हो गई। और आप भी अगर कॉल करना चाहते हैं, हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना चाहते हैं, तो 0321366030 0321366003 वो नंबर जिस पर आप कॉल करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। असम रज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। असम रज़ा साहब, मसला ये है कि मैं माजरत चाहता हूँ कि क्या नाम है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जी मेरी लाइन मुनक़ता हो गई। पर मैं एक चीज कहूँगा कि मोहम्मद नईम साहब ने इस वक्त जितनी भी गुफ्तगू की है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज है, और एक अदाकार, एक अदाकार और एक रियाज करने वाले के लिए इस गुफ्तगू में इतने जबरदस्त जुमले इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। असल में देखिए, वो एक जुमला था शख्सियत कि दुनिया एक स्टेज है और हर आदमी अपने अदाकारी कर रहा है और दुनिया से चला जाएगा। सिर्फ ये है कि अगर उसको पता चल जाए कि उसमें क्या फन छुपा हुआ है और उसको वो अगर परख के लोगों के सामने रख दे तो वो सदाबहार होने के साथ साथ लोगों के जहन से चिपक जाता है। ठीक है, तो और ऐसा चिपक जाता है कि लोग उसकी फिर नकल करके तरक्की के जीने कहना शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं रेडियो पाकिस्तान से जेड बुखारी साहब हुआ करते थे, शायद इन्होंने नाम सुना हो या आवाज सुनी हो। नहीं, बिल्कुल सुना है। मेरा तो हाँ, मैंने जेड बुखारी साहब को बहुत सुना है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक,
और मैं अमूमन आपके FM का जो है ना बहुत सीनियर हूँ, सबसे सीनियर वही लिस्टर हूँ। बिल्कुल इतिहास से। बिल्कुल। एसएम रजा मेरा नाम है। मैं ये कह रहा था कि ये जितनी जद्दोजहद के साथ आगे बढ़ने की चांस निकाल रहे हैं और लोगों को भी साथ लेके चल रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि परवरदिगार आलम इनकी काविशों को इनके सामने रखकर इनको हुनर के साथ जो लिखा हुआ है वो आया कर दे और लोगों को अदायगी, जुमलों की सादगी और चेहरे के और जिस्म की बॉडी के जो अपने अंदाज होते हैं। देखिए कहीं जुमले इस्तेमाल नहीं होते बेटा, कहीं चेहरे के जाविये से बताया जाता है कि कितना मजलूम है या कितना खुश है। सही। कहीं बॉडी और हरकत और सुकनात बताती है। ठीक है, तो ये बड़ी बारीकी तलब फन है और इस फन से अच्छा वही होता है जिसको इससे लगन होती है। बेशक। तो ये लगन जो है ना इनके दिल में बहुत अच्छी है और मैं ये कहूंगा कि परवरदिगार आलम ने हर किसी को हर एक चीज से नवाजा है। बिल्कुल। पर ये है कि हमारे यहाँ जो टैलेंटेड लोग हैं, माजरत के साथ करें बेटा, उनको आगे बढ़ने के बहुत कम मौके मिलते हैं। ठीक है, कोई तरक्की करके या कोई डेट लग जाए तो आगे आ जाता है। और वो अभी इन्होंने 4 दिन की बात की थी कि कोई आता है और अपना फन दिखाता है और लोग उसको भूल जाते हैं। क्यों? कि उसका अदाकारी नहीं होती है, रियाकारी होती है। ठीक है ना? सही। तो अदाकारी वो होती है जो 1000 बरस के बाद भी कोई सामने वाला कहे यार वो फला आदमी की आवाज थी, उसकी खनखनत थी, उसकी अदायगी थी। ठीक है ना? तो ये अदायगी और ये आवाज का उतार चढ़ाव और सदाकारी तटस्थ रहते हुए समझे उस किरदार में जान डाल देना, सही। ये इनका फन मुझे बहुत पसंद आया। बहुत शुक्रिया। मैंने देखा है और सुना भी है। सही। ठीक है ना? क्योंकि जब कोई और जाए क्या नाम है सदाकारी करते हुए जुमले आप अदा करें और बिल्कुल ऐसा महसूस हो कि उसके ही से ये चीजें निकल रही हैं, जिसको कहते हैं कि स्टेज पे बिल्कुल ओपन आकर सामने अदाकारी करना या सदाकारी करना। सही। ये फन इनके अंदर मुझे पसंद आया। अल्लाह ने मजीद तरक्की दे और मैं बहुत खुश हूँ कि आप ऐसे ऐसे लोगों को ला रहे हैं जिनसे इस चैनल की हैसियत और अहमियत का मैं ये समझता हूँ कि लोगों को अब पता चलेगा कि रेडियो आखिर में किस लिए होना चाहिए। रेडियो इसलिए होना चाहिए कि लोगों को तरक्की के जीने दिखाए। सही सही। ये मेरा अपना नजरिया है। बाकी अगर कोई बात गलत निकल गई नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आबाद रहो, आपकी सारी शर्त हाजात अपनी बारगाह में कबूल करें। आमीन। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे। असम रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और देखिए कितनी बारीक बीनी से बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और दूसरी ये बात कि एक डॉक्टर साहब थे, तो उनके पास मैं किसी काम से गया तो वो एक पेशेंट अपना हाल बता रहा था। तो उस वक्त वो जब पेशेंट चला गया तो उसके बाद मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या मुबाहसा चल रहा था? कह रहे अगर मरीज का बस चले तो वो ये सोचता है कि वो एक गोली खा के घोड़ा बन जाए। तो हमारे यहाँ हाल ही यही है, हम सारी चीज़ें ओवरनाइट जो है वो हासिल कर लेना चाहते हैं। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक ग्रास रूटर्स होते हैं और एक पैराशूटर्स होते हैं। तो पैराशूटर अगर आप जैक लगा के ऊपर से कूद भी पड़े तो आना नहीं चाहिए। सही। ग्रास रूटर होंगे तो चीज़ों की बेस पता होगी आपको, आप ऊपर जाएंगे, बेशक वक्त लगेगा। लेकिन मैं उन लोगों में से था जिसकी न कोई ख़ानदान में न कोई दूर दराज किसी का मीडिया से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। सही। मैं ये सोचता था कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये जो खूबसूरत आवाज़ वाले लोग हैं ये कहाँ से बोलते हैं और ये रेडियो स्टेशन होता कहाँ पर है, और यहाँ पर जाने के लिए शमूलियत हासिल करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये भी नहीं पता था। बहुत कोशिश की, जैक का कायल नहीं था। बस ये था कि अपने आप पे मेहनत करता रहा, दुआ करता रहा, वालिदैन की दुआ देता रहा कि एक वक्त ऐसा आए कि मैं अपनी इस आवाज़ को अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 49 से ज़ायद कंट्रीज़ में मेरी आवाज़ बशमूल पड़ोसी ममालिक, कई दूसरे ममालिक में जहाँ से लोग फ़र्दन इनबॉक्सेस करके बताते हैं। मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, उसके ज़रिए फेसबुक के ज़रिए भी लोग अपने होने का एहसास दिलाते हैं कि हम भी हैं और हम आपको सुनते हैं और हम आपकी आवाज़ को पसंद करते हैं, आपका कंटेंट हमें अच्छा लगता है।
तो एक रात में सब कुछ नहीं मिलता। सही। कोई भी शख्स जो कामयाबी की मंजिल पर खड़ा है उसने उसको हासिल करने के लिए पे किया है। सही। कुछ ना कुछ पे किया है। हम सतही लोग हैं, हम ये समझते हैं कि ये कामयाब है। हमें हर आदमी की जिंदगी बड़ी आसान लगती है और अपनी जिंदगी इंतहाई को मुश्किल लगती है। सही, ऐसे ही है। हाँ, ऐसे तो ही। जब आप उसके बैकग्राउंड में जाते हैं फिर आपको अंदाजा होता है कि इस शख्स ने इस मकाम पर अपने हासिल करने के लिए, इस मकाम को हासिल कर लेने के लिए कितनी जिद्दोजहद की है, कितनी जगह से होकर आया, कितनी जगह धक्के खाए और कितनी जगह बेइज्जत होकर आया है। सही, ऐसे ही। आपके सीनियर्स आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके लेग पुलर्स आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप उनको कमजोरी ना बनाएं। अपनी कमजोरियों को देख ले कि हाँ ये है। मैंने कहा कि आपका जब बुरा वक्त आता है ना, मैंने अपने शोज में भी कहता हूँ, जब आपका बुरा वक्त आए तो लोगों से भीख मांगने के बजाय, लोगों के पीछे भागने के बजाय किसी गार में जाके छुप जाए आप। लेकिन जब गार से बाहर निकले तो आप कुछ बन के निकले। अंदर आपने टाइम को वेस्ट नहीं किया होगा, आपने अपनी कमजोरियों पे काम किया होगा। उसके बाद फिर आप जब बाहर निकले तो दुनिया को बता दें आप कि आप हैं क्या और आप सबसे मुनफरिद हैं। अच्छा, ये जो सोच डेवलप करनी है लोगों के अंदर कि आप सबसे मुनफरिद हैं, आप फेलियर नहीं। हमारे यहाँ तो मैं फिर वही आप वाली बात को सेकंड करता हूँ कि हमारे यहाँ जो फेलियर 1 से 2 दफ़ा अगर आप लें, वो चाहे बिजनेस के फील्ड में हो या किसी भी ऑल ओवर द कोई भी फील्ड हो, आप उसमें 1 से या 2 मरतबा या 3 मरतबा अगर आप फेलियर हो जाते हैं तो आप उस फील्ड से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। आपने मैंने बहुत सारे लोगों को बिज़नेस करते हुए, स्टार्ट करते हुए देखा है। उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगा के वो बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो जो अर्निंग सोच के बैठे हुए थे महीने, 2 महीने या 3 महीने के अंदर, वो हम अपना मवाजना उन लोगों से करने शुरू कर देते हैं कि जो ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर 20, 22, 23 सालों से मौजूद है। ठीक है ना। अब अगर उस 20, 22, 23 साल वाले की अगर अर्निंग आप आज से अगर लेना शुरू करें तो यकीनी तौर पर आप दिल बर्दाश्त ही होंगे। आपको अपना मवाजना किसी और से करना ही नहीं है। हमारी मुसीबत ये है इरशाद भाई, हमारी मुसीबत ये है कि हम बड़ा कंपैरिजन में बड़ा पड़ते हैं। हाँ, कंपैरिजन। इसके पास महल है, इसके पास तो ये है, हमारे पास तो इतना मामूली सा है। आपको क्या पता कि उस महल वाले के साथ कुछ और प्रॉब्लम और क्या क्या है जिनसे वो नबरदाजमा है और दिन भर उस भट्टी में वो तपता है। सही। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात पैदा किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? इमरान मलिक मुल्तान से अर्ज कर रहा हूं। इमरान मलिक साहब, कैसे मिजाज हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, अल्लाह का बड़ा करम। शायद आप भूल चुके हो, एक दफा बात हुई थी। मैं यकीनी तौर पर भूल चुका। आप याद भी रखे होंगे, ये भी हो सकता है। अच्छा, मुल्तान से। मुल्तान से। सरजमीन औलिया को मेरा सलाम। बैठा हुआ था, घुमा रहा था तो एहसन रजा साहब की कॉल चल रही थी। जी 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 जी। तो वो इतनी गहराई में जाकर गुफ्तगू फरमा रहे थे कि सुनने पे मजबूर कर दिया। जलन हाजिरी तो बनती है ना, हाजिरी लगवा देनी चाहिए। आपको खुशामदीद और आपके मेहमान गिरामी को इस स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। इतनी तो आशनाई है नहीं जरूर हमारी गुफ्तगू से, लेकिन वो किसी बुजुर्ग ने जरूर फरमाया है कि लफ्ज तासीर से बनते हैं तो लफ्जों से नहीं। आज भी अहले दिल हैं अहले ज़बान से आगे। क्या बात है। आज भी अहले दिल हैं अहले ज़बान से आगे। जब हम किसी भी फील्ड की हजूर वाला बात करते हैं, हजूर मेरी बात को समाप्त फरमा रहे हैं? जी जी, आप नईम भाई भी सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बीच में टक चल रही है। मैंने शायद कोई अपना काम भी कर रहा है, आपका टाइम जाए नहीं, आप बिल्कुल आराम से गुफ्तगू करें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं हजूर ये अर्ज करना चाह रहा था कि हीर रांझा आपने फिल्म देखी है एक, देखी नहीं तो सुनी होगी। तो एजाज और फिरदौस की। एजाज दुरानी साहब की। जी 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 जी। एजाज दुरानी साहब की इस फिल्म के गीत अहमद रही साहब ने। अहमद रही साहब को जब सुन वंजली भी मिश्री तान या वंजली वाले गीत लिखने के लिए उनको सारा कुछ डिटेल फराम की गई, उन्होंने डिटेल फराम होने पे वो गीत लिख नहीं दिए, बल्कि उन्होंने पहले वंजली बनवाई। सही। वंजली किस किस प्रोसेस से गुजर रही थी, अहमद रही साहब उसको देख रहे थे। सही। उसके वंजली में जैसे फिर सुराख किए गए, उन्होंने सुराखों को देखा। सही। उसके बाद उन्होंने वंजली को बजाना सीखा। सही।
जब वंजली अहमद रही साहब बजाना सीख गए, उसके बाद उन्होंने गीत लिखे। क्या बात है। और जब तक हमारी, ये मैं आपको एक पिछले मकसद होने के नाते बड़ी गारंटी से आपके गोशगुजार कर रहा हूँ कि जब तक रहती दुनिया मौजूद है और म्यूजिक को समझने और परखने वाले लोग मौजूद हैं, हीर रांझा गीत जिंदा है। उनकी मेन वजह ये है कि जो गीत लिख रहे हैं आप उस गीत में जाकर लिख रहे हैं। ठीक है, मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा, पूरी दुनिया में मलका तरन्नुम एक ही शख्सियत के साथ लगता है, वो मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर और बाबा जी चिश्ती ने कई दफा मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा को गाते हुए रोका। बताइए, गाते हुए रोका। किसको रोक रहे हैं? मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा को। मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा की एक थोड़ी सी आदत थी कि वो हर गीत को या हर लफ्ज को मुस्कुरा के गाया करते थे। मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा को बाबा जी चिश्ती ने पहली दफा रोक कर कहा कि बेटी, ये जो अल्फाज आप परफॉर्म कर रही हैं ये दुखी अल्फाज है और इसको आप मुस्कुरा कर गा रही हैं, ये लफ्ज ताकतवर नहीं रहेगा, इसका जज्बा ताकतवर नहीं रहेगा जब तक आप अपने चेहरे के तस्वीरात उन अल्फाज में नहीं डालेंगे। ठीक है, ये 65 से पहले की बात है, 65 से पहले की बात आपको बहुत गुजार कर रहा हूँ। उन्होंने मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा ने खुशी वालों गीतों को मुस्कुरा कर गाया और जो गमी वाले गीत थे उनको दुख के साथ गाया। और उनकी दुख की मिसाल कि जब ये पुत्र हटा पे म्यूजिक दे, जब गीत की रिकॉर्डिंग की गई तो 3.5 मिनट मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा की हिचकियां रिकॉर्ड होती रही, हिचकियां रिकॉर्ड होती रही। और साढ़े चिड़िया न चल रहा है, जब गीत की रिकॉर्डिंग 3 से 3.5 मिनट हिचकियां रिकॉर्ड होती है। यानी कि इन लोगों का, ये लोग नहीं बोल रहे हैं, काम बोल रहा है जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये टोटल बातें करने का मेरा हजूर मकसद ये था कि हाँ, जिस फील्ड में एक फील्ड बिल्डिंग जो है उसको बनने में लगे हैं 20 साल, उसका आगाज पहली ईंट से हुआ है। सही। हमारी जो नजर है उसकी चोटी पे बढ़ रही है, उसकी पहली ईंट को हम देखने के लिए तैयार नहीं। सही। हमारे सामने जितने बेहतरीन, आप बिजनेस फरमा रहे थे, जितने बेहतरीन बिजनेसमैन पाकिस्तान के या दुनिया के आपको आकर देख लें, वो पहले दिन तो इस स्टेज पे नहीं पहुंच गए। सही। अब जिस माइक पे बैठकर आप बात कर रहे हैं, ये माइक हजूर आप लोगों की तो नहीं है, इस आवाज की दुनिया। मैं रेडियो पाकिस्तान का एक काम और कदर इसलिए करता हूँ, पाकिस्तान की आजादी का ऐलान रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया गया। सही सही। मैं आवाज की दुनिया के जितने लोग हैं, रेडियो से जितना, अगर कोई मुझसे आप सवाल करें कि रमजान मलिक आपने वालदा की गोद के अलावा सबसे ज्यादा किससे सीखा है, तो मैं कहने पे मजबूर हो जाऊंगा वो रेडियो पाकिस्तान है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। रेडियो पाकिस्तान, आप इतनी मेहनत से आप लोग रेडियो हम सुनते हैं, मारने के प्रोग्राम, 1-2 प्रोग्राम हमारी हाजिरी भी होती है, कभी कभार आपके प्रोग्राम में हाजिरी होती है, तो हम ये महसूस करते हैं कि आप प्रोग्राम को एक प्लानिंग करके तरतीब देते हैं, उनको एक तरतीब से लेकर चल रहे हो। तो कोई आरजे ये नहीं चाहता कि मैं प्रोग्राम हल्का करूं। हर आरजे की ख्वाहिश होती है कि बचने वाले जो दिल में हमारे लिसनर हैं, मैं उनके दिल में घर करके जाऊं। रेडियो कैप्टन एक बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, हमारी दुआएं इसके साथ हैं और आप लोगों के साथ दुआएं। आप इतनी मेहनत से इस स्टेज को, इस प्रोग्राम को सजाते हैं और आपके मेहमान की गुफ्तगू सुन के मैं ये बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ कि अल्फाजों से खेलना इनको आते हैं और कौन सा अल्फाज किस जगह इस्तेमाल करना है ये फन ये जानते हैं। बेशक। हम बाकी जो मादा प्रोग्राम है इनसे हम सीखने की कोशिश करेंगे और मेरी गुफ्तगू में अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं अथागरों से माजरत भी चाहता हूँ। नहीं, कोई बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया रमज़ान मलिक साहब। सरजमीन औलिया से हमारे साथ मौजूद थे, मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू। और जब आप जीते ना किसी भी चीज़ को, किसी काम को जब आप जीते हैं तो उसमें महारत खुद ब खुद हासिल हो जाती है। पहली बात यह है कि अपने काम से इश्क कर लें आप। सही। जब आप काम को, आपकी ज़िंदगी का कोई भी काम हो,
चाहे वो मुश्किल हो, चाहे वो आसान हो, इवन कि आप पिकनिक पे जा रहे हैं, इवन कि आप एग्जाम्स दे रहे हैं, इवन कि आपको नोट्स बना रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, कारोबार पे जा रहे हैं, अपनी जॉब पर जा रहे हैं, आप उस चीज को एंजॉय करें। जब तक हम एंजॉय नहीं करेंगे, मुश्किल को भी एंजॉय करें आप। अब आप कहेंगे साहब ये मुश्किल को एंजॉय कैसे करें? मुश्किल को एंजॉय ऐसे करें कि अपने ऊपर हावी ना करें, क्योंकि एक ना एक दिन उस मुश्किल का हल तो निकल ही आएगा। रुजू अल्लाह से है अपनी जगह पे। आपने अगर रुजू नहीं किया तो मुश्किल हल होने को आप भूल जाइए। शुक्र अदा कीजिए कि इससे बड़ी मुश्किल आ सकती थी। ना सिर्फ वो मुश्किल हल हो जाएगी बल्कि अगली नेमत मिलने का टिकट और सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको। सही। अल्लाह पर तकवा और ईमान कितना मुस्तहकम है आपका, ये आप खुद बताते हैं। लेकिन अगर मांगा नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। सही। लोगों से जाके बताना शुरू कर दिया तो जो आपकी मुश्किलात का दौरानिया है वो तवील हो जाएगा। सही। सदक़े को अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व कर ले आप। सही। ओढ़ना बिछोना कर ले आप। सही। बुरे हालात हो, अच्छे हालात हो, उसका हिस्सा रख दे। सही। अल्लाह का। सही। आप देखिएगा कि क्या होगा। उसके बाद आपकी जिंदगी में कितनी बहारें आप देखते हैं, आप खुद गिनते गिनते थक जाएंगे। और उससे दुआ कीजिएगा कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता कर, और जितना बेतहाशा यकीनन तू जो मुझे देने वाला है उसके मुताबिक दामन भी अता कर। बेशक। ये दो दुआएं अपने आप को। और साहरा कबीर हमारे साथ मौजूद हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। और अफशा असलम और अस्सलाम वालेकुम आरजे इरशाद एंड आरजे मोहम्मद नईम भैया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और प्लीज़ सेव दिस लाइव ZUFM 98.2। अच्छा। और अब्दुल लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और अब्दुल लतीफ़ साहब, सर मेरा नंबर बिल्कुल नहीं लगता। जनाब अभी तो काफ़ी सारे लोगों के नंबर लग गए, तो आपका भी नंबर लग जाएगा। आप ज़रा कॉल करें तो फिर हम यकीनन मसूद अहमद साहब नंबर लग हाँ बिल्कुल नंबर मिलाइए। इस बात का ज़रा बड़ा ज़रूरी है कि आप अच्छा ये इनको ही शिकायत ये है कि हमने शायद इनका नंबर जो है वो ब्लॉक कर रखा है, हालांकि ऐसा ये आप इस दुनिया के अकलौते आरजे नहीं है जिनके साथ ये शिकायत है। मुझे तो लोग मेरे प्रोग्राम के दौरान ये कहते हैं कि आपने गालिबन देख कर नंबर को ब्लॉक कर दिया है। मैंने कहा आपने मेरी बकरी तो नहीं चुराई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अनवर जावेद भट्टी साहब आप कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्लाह का करम। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? नईम साहब मैं सियालकोट के एक छोटे से गांव नवे पिंड से बात कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हम देहाती लोग हैं। जी जी। इतना तो नहीं जानते फन और, लेकिन एक है कि एक दौर था जी। अभी जितनी बातें आपने की है ना, मैंने इतने गौर से आज तक किसी की बातें नहीं सुनी किसी मेहमान की जी। और एक एक आपकी बात जो है ना वो 1.25 लाख रुपए की। अच्छा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि प्रेजेंटर को क्या, मेरे नजदीक में प्रेजेंटर ड्राइविंग सीखते नहीं है और आप ड्राइवर की सीट पर आकर बैठ जाते हैं और बस को ड्राइव करके आप ले जाते हैं। अब ये तो देखेंगे आपके पीछे एक 52 मुसाफिर बैठे हुए हैं, उनकी जिंदगी का क्या बनेगा? सही। इसी तरीके से अगर उसको कुछ आता जाता नहीं है तो वो सीट पे आके बैठ जाए तो ये देखेंगे माशरे में वो क्या पैगाम देगा वो। सही। जी बिल्कुल। और कामयाबी आप बकौल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी हासिल नहीं हो जाती। आप देख लें कि अब मुस्तफा कुरैशी साहब हैं, मोहम्मद अली साहब हैं, अब ये लोग कहाँ से आए थे? ये तो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से इन्होंने वहाँ से सदाकारी की ना, उसके बाद आए वो फिल्म इंडस्ट्रीज में आए, उनकी पहली फिल्म फ्लॉप हुई, चिराग जलता रहा वो फ्लॉप हुई, उसके बाद फिल्म फ्लॉप हुई, उसके बाद कहीं जाकर उनको सक्सेस मिला। लेकिन एक उसके लिए आपकी मुझे इतनी प्यारी बात लगी कि आप जिस टॉपिक में प्रोग्राम कर रहे हैं आप उसको खो जाए। अगर आप चमन पे बात कर रहे हैं तो आप ये समझे चमन पे घूम रहे हैं, मेरी चारों तरफ कोई पोल है। हाँ मेरे कहीं गुलाब है, चमेली की मुझे खुशबू आ रही है, फिर आप बात करें तो मजा तो फिर आएगा ना। सही सही। तो बाकी ये है कि प्रोग्राम देखिए अब दोनों आते हैं प्रोग्राम में और अच्छा आरके वही है कि जिसका आने वाला प्रोग्राम पिछले दिन से बेहतर हो। और आज मैं कॉल कर रहा हूँ ना तो मेरी अगर 5 मिनट में मिली है तो दूसरे दिन मैं आधा घंटा भी लगा रहा हूँ और मेरी कॉल न मिले, क्योंकि सुनने वाले इतने होंगे यार नहीं इनका प्रोग्राम मैंने लाजमी सुनना। सही सही। और सदाकारी आपकी जो डबिंग का है माशाल्लाह, आपकी आवाज इतनी प्यारी है
तो एक दौर था इरफान खोसर साहब थे, आबद अली साहब थे, इनके हमारे बड़े बड़े लेजेंड के ऊपर इनकी आवाज की डबिंग हुई है। बिल्कुल अच्छे लोग लोग समझते थे कि ये वहीद बरहान या बदर मुनीर साहब की आवाज नहीं है। समझ आई ना, बदर मुनीर इरफान खोसर साहब की आवाज को ही समझते हुए ये बदर मुनीर है। हाँ ऐसे ही है, ये होता है डबिंग करने का। और माशाल्लाह देखें कि आपके भी जिस भी आपने अदाकार के लिए अपनी डबिंग की है, और देखिए उस मेरा एक छोटा सा सिर्फ आपको सवाल करना चलूंगा मैं कि क्या सामने आने सा कदो काट और सारा कुछ उसकी शक्ल और सूरत देख के, हर चीज देख के फिर हमें वो एक डबिंग की आवाज तख्लीक करना, ये भी एक बहुत बड़ा फन है कि नहीं ये आवाज तख्लीक कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर खूब जमेगी। सही। और जो सुनेगा वो उसके दिल में घर कर जाएगी। तो बाकी सर इतना कुछ आपने कह दिया, यकीन करें कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। मैं आधे घंटे तकरीबन पौने घंटे से सुन रहा हूँ आपकी बातें, और यकीन करें कि नहीं साहब तुसी ग्रेट हो सर, तुसी ग्रेट हो। अल्लाह इज ग्रेट, अल्लाह इज ग्रेट। हाँ बस मैं यही कह सकता हूँ। और आपने जो जो फार्मूले दिए हैं, काश हमारे आदमी इनको अपना लें। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी आरजे जो है ना नाकाम हो जाए। और वही बात आप वाली मैं करूंगा कि जिंदगी में कभी भी कोई मसला है ना, तो कभी भी पीछे मुड़ के भी ना देखे और किसी के सामने हाथ भी ना मिलाए। यहाँ पर बात सही। और चाहे गोशा नशीन हो जाए, चाहे कहीं पर भी चले जाए, और जब आप दोबारा सामने आए तो ऐसे बन के आए कि दुनिया भी कहे कि वाह क्या बात है भाई। और बहुत शुक्रिया सर आपका। और मैं तो चाहूंगा कि मैं बात करने की बजाय आपकी बातें सुनूं। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपको कामयाबियाँ दर कामयाबियाँ नवाजता रहे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अनवर जावेद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनी तौर पर ये तमाम वो लोग हैं जो कि रेगुलर हमारे साथ मौजूद रहते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते हैं और अपनी मोहब्बतें अपने अल्फाज बनाकर हम पर निछावर भी करते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात होती है, और हमेशा अब कुछ ऐसी प्रोडक्टिवली बात करते हैं कि सुनकर मज़ा भी आता है और बात करने का अच्छा भी लगता है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन और कहाँ से? जी मैं आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। आमिर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक। मैं पहली बार शो सुना आपका, शो बड़ा जबरदस्त था। अरे जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। आपको खैर मकदम करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम। और सर सुनाए? सर जबरदस्त मजे में। आपकी शो की टाइमिंग बता दोगे? मेरे शो की टाइमिंग यही है, आज के दिन मंगल की रात 8 से 10। और हमारे मेहमान से कुछ पूछना चाहेंगे? सर मेहमान से तो कुछ नहीं, बस आपसे बात हो गई यही बहुत है। चले आमिर बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं और इनका खैर मकदम है। इनको खैर मकदम कहते नहीं, इनका खैर मकदम, इनका खैर मकदम है। और 9:23 हो जाता है और हर गिरता हुआ लम्हा हमें अपने प्रोग्राम के अख्ताम तक भी और अपनी ज़िंदगी के अख्ताम तक भी लेके जाता है। इस बात को ज़रा ख्याल रखा करें, क्योंकि वक्त की कदर आपको शायद ना हो लेकिन हमें बड़ी रहती है, क्योंकि हर गुजरता पल आपको एक नया सबक देके जाता है। और ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है, ऐसा लगता है कि वक्त को भी किसी ख़ास वक्त तक पहुंचने की बड़ी जल्दी है। सही, ऐसे ही। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अभी तो हमने बात की रेडियो की फील्ड के हवाले से, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वॉइस ओवर के हवाले से, कि वॉइस ओवर में अब जो लोग आना चाहते हैं या वॉइस ओवर के लिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और किन चीज़ों का तमाम चीज़ों पर उबूर हासिल करना पड़ेगा कि वो इस फील्ड में कामयाब हो सकें? देखिए, बात वही रिपीट कर रहा हूँ कि रेडियो बेसिकली वॉइस ओवर की, सदाकारी की, प्रेजेंटेशन की माँ है। अच्छा, ठीक है। जब आप इस पर अपनी ग्रिप मजबूत करते हैं, कोशिश कीजिए कि आपको रेडियो ज्वाइन करना हो, आप ज़रूर कीजिए। सही। मौका मिले आप ज़रूर कीजिए। सही। और दूसरा ये कि किसी भी अच्छी चीज़ को पेश करने के लिए अच्छा सुनना, यानी अच्छा बोलने के लिए सही,
आप ये चाहते हैं कि आपको अच्छा नुत्क अता हो, नुत्क कहते हैं बोलने की पावर को, स्पीकिंग पावर अता हो, तो उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। आप इतना सुन लें, अपने कानों को, सीनियर्स को सुन के इतना शहद पिला लें, जब ये शहद से लबरेज हो जाए उसके बाद वही शहद अपनी ज़बान से आप अदा कीजिए, आप सीखें, आप देखें। कमर्शियल, अब आपने टिपिकली कमर्शियल की बात की है, तो हम ये देखें कि कमर्शियल का ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है। अब नैरेटिव कमर्शियल्स हो गए। ये नैरेटिव जो है यानी कि एक नज़मी अंदाज में या शायरी के अंदाज में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब ये नहीं है कि 300 रुपए की बचत, ये नहीं है। अब 300 रुपए की बचत के साथ आज ही दस्तयाब है, ये भी आ गया। तो अलग अलग नरेशन एज पर क्लाइंट जो जैसा चाहता है वैसे काम कीजिए, लेकिन नैरेटिव स्टाइल। अच्छा, वो अब तो खैर ट्रेंड वाकई वो चेंज हो रहा है कि अब जो वो पूरी एक हिस्ट्री क्रिएट की जा रही है कि कब कहाँ से आगाज़ हुआ और कैसे वो चलता रहा सिलसिला और कहाँ जाके आप कामयाब हुए। आप किसी भी शोबे में जाइए, चाहे वो सदाकारी का हो, अदाकारी का हो, आप ये देखें कि लेजेंड्स जिन्होंने काम किया, अपना लोहा मनवाया है, उन्होंने किस तरह काम किया, वहाँ से ग्राउंड पकड़िए। और दौरे हाजिर के जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं सदाकारी में, अदाकारी में, आप उनको भी सुने, आपको ये पता चलेगा कि ये डिस्टेंस कितना है, कितना काम चेंज हुआ है। सही। तो उन चीज़ों को फॉलो करते हुए सीख कर ज़रूर आइए। आपको अगर मौका नहीं मिलता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सीखेंगे तब ना जब कुछ सिखाने वाला हो। सही। अरे मैं ये कहता हूँ कि हमारे अंदर वो आग ही नहीं है। सही। जब आग होती है ना, मैंने आपको कहा ना कि मुझे ये नहीं पता था कि रेडियो स्टेशन की सीढ़ियाँ कहाँ होती हैं। मुझे कहाँ से रेडियो स्टेशन पर काम मिल गया, क्योंकि जस्तजू थी। सही। क्योंकि एक फायर थी सीखने की। जब मैं सुनता गया अपने, अब आप ये क्या समझ रहे हैं, लोग क्या समझते हैं कि मैं आते ही पहले दिन रेडियो पर छा गया, मैं मेरे पास ये फला कंटेंट आ गया तो मैं छा गया। कंटेंट बाद में डिक्लेयर होता है, पहले आप अपनी पर्सनालिटी को जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि आप है क्या, कितने मैच्योर हैं आप काम के अंदर, आपको अपने काम से कितना इश्क है, आप कितने लोडेड हैं अपने काम के लिए और अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कितने मुतमन्नी हैं आप। अच्छा, ये बताएं कि अभी आप चूँकि हालिया आप जो वर्क कर रहे हैं इसमें कितना ड्यूरेशन आप इस वक्त आवाज़ की दुनिया की बात कर रहे हैं, डबिंग या रेडियो या फिर वॉइस ओवर? देखिए, मेरा टोटली ओढ़ना बिछोना जो है वो आवाज़ है। ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मेरा जरिया आमदनी जो है वो आवाज़ है। सही। मेरी आमदनी जो है वो, ये आमदनी नहीं होता, ये आमदनी ही होता है, लेकिन गलतुल्लाम इतना राइज हो गया, तो मेरी आमदनी जो है वो टोटली यही है, जिसमें नरेशन है, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट टेलीविज़न के लिए हो, चाहे वो किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए हो, चाहे वो यूट्यूब के लिए हो, चाहे वो फेसबुक मीडिया के लिए हो, तो डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, कमर्शियल भी हैं। यूट्यूब के कई चैनल्स के लिए मेरी आवाज़ जा रही, जिनके बिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं। इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो मेरी चल रही है, हॉरर मेरी चल रही है, एक मिजाहिया चल रही है। अब तीनों में कितना डिस्टेंस है आप ये देखिए। एक इस्लामिक कंटेंट है, उसमें आवाज़ में नूरानियत चाहिए, फ़नी है, अमेजिंग सा। अच्छा, एक छोटा सा डेमो अगर हम यहाँ पर, जैसे कि अब एक इस्लामिक हो गई, एक फ़नी हो गई, एक हॉरर हो गई, तो इस तरीके की थोड़ी सी कुछ। जी हाँ, देखिए, इस्लामियत का मतलब है कि बड़ा पोलाइट। इस्लाम बेसिकली दीन बड़ा पोलाइट और बड़ा खूबसूरत दीन है, दुनिया का सबसे खूबसूरत दीन है और सबसे आसान, बहुत आसान अगर आप समझे। लेकिन हम उसके लिए वक्त नहीं निकालते। गेम खेलने के लिए, एंड्रॉयड खेलने के लिए हमारे पास बेतहाशा वक्त है। तो खैर बात पर आते हैं, तो यूट्यूब चैनल जिसमें बड़ा एक जब वो क्लाइंट आया था मेरे पास, उन्होंने कहा था नहीं भाई इसमें बड़ी नूरानियत चाहिए आवाज़ के अंदर। तो सबसे पहले जो इस्मा गिरामी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह कितनी पोलाइट शख्सियत है, तो वो अपनी आवाज़ में लेकर आइए कि उस शख्सियत का, उस हस्ती का जिक्र हो रहा है जो दुनिया की सबसे मेहरबान हस्ती है अल्लाह के बाद। तो उन्होंने सिखाया, पोलाइटनेस सिखाई, इल्म दीन दिया और रहमदिली का। जब उनका नाम मुबारक आएगा तो इंसान को कितना पोलाइट और कितना इज्ज और कितनी अपने आप के अंदर आजिज़ी पैदा करके और बड़ी हलावत के साथ, शाइस्तगी के साथ नाम लेगा। अब एक जिक्र आता है चंगेज़ खान, तो चंगेज़ खान बहुत ज़्यादा वो कोई बहुत हलाकू खान टाइप का था जिसने बड़े कत्ल गारत गिरी की, लेकिन यहाँ पर उस शख्सियत का जिक्र है कि जो वजह तख्लीक कायनात है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं या फरमाते हैं, तो ये नूरानियत है। बेशक अल्लाह ताला मोमिन को बहुत नवाजता है। ये बड़ी पोलाइटनेस आ रही है। ये मैं अगर पहुंच गया जहाँ तक आप मुझे पहुंचाना चाह रहे थे, मतलब
मैं उस चैनल तक पहुंच गया क्योंकि मैंने जिस जगह सिमिलर आवाज़ है मेरी। आप जो चीज़ पेश करना चाह रहे हैं वो अपनी आवाज़ में ले आइए। हाँ, अब एक है वो हॉरर टाइप का है। पुरस्कार दुनिया से मैं हूँ मोहम्मद नईम, आइए देखते हैं वहशतनाकों से भरपूर इस दुनिया को। आप देख रहे हैं पुरस्कार दुनिया। तो ये पुरस्कार दुनिया हो गया। सही। अब ये एक चैनल है जो कि बड़ा फनी है, फनी कंटेंट है, तो अब मैं उसमें ये तो नहीं कहूँगा उर्दू अमेजिंग वर्ल्ड से, अब आवाज़ में मुझे फनी लानी पड़ेगी। उर्दू अमेजिंग वर्ल्ड से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नईम, आइए देखते हैं कि इन लोगों ने शरारत करके किस किस का कितना बुरा हाल कर दिया है, आइए देखते हैं। तो ये एक अलग इंटोनेट है। तो जैसी चीज़ है, कमर्शियल भी यही है, आपकी बात का इलाक़ यहीं से हो गया कि जैसी चीज़ है, कोई ब्रांड है, ब्रांड ले सकते हैं नाम यहाँ पे? नहीं ले सकते। तो बहरहाल वो जैसे ब्रांड है, जैसी चीज़ है, तो आपको वैसे ही करना है। बाकी क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन जो आप करने आ रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट है, तो अपनी आवाज़ में वो अदाकारी लेकर आनी है। तो ये तीनों मुख्तलिफ हैं बिल्कुल, यानी कि इतने मुख्तलिफ है कि लगेगा कि ये कोई और था, ये कोई और था, ये तीसरा वाला कोई और है। अच्छा, मोहम्मद अहमद साहब कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है मोहम्मद नईम साहब, और ये अहमद साहब हैं जो कहते हैं आपको। और अच्छा, सहारा कबीर कहती हैं कि आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, माशाल्लाह कहती हैं मज़ीद आपको। और अनम, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और आपने भी हमें ज्वाइन किया। और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनको हम वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। साथ साथ अब हम आ जाते हैं अपने डबिंग एरिया के अंदर। अच्छा, आरजे का जो फील्ड है, आरजे की जो फील्ड है और डबिंग की जो फील्ड है, उसमें कितनी सिमिलरिटी है, या फिर दोनों फील्ड अलग अलग हैं? दोनों अलग अलग है। दोनों अलग। देखिए, रेडियो पर बिल्कुल कैजुअल है, ठीक है। और कई लोगों को तो मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है लिटरली कि कोई तैयारी करके नहीं आए रेडियो शो के लिए, आए चिल करने के लिए आए। ये चिल नहीं करना है, चिल करवाना है। चिल आप कह रहे हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कंटेंट आप लेकर आए। रेडियो में ये फ़र्क है कि आप कुछ भी पहन के आ जाए, कुछ सूटेड बोटेड होना ज़रूरी नहीं है। आप आए, अपना काम निपटाया और अपने शो किए, लेकिन जो भी वट एवर यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, आपको उस पर ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा, ये तो आपका अपना कंटेंट होता है, लेकिन जब आप डबिंग पे जाते हैं तो आपको वो करना पड़ता है जो वो आपको बता रहे होते हैं, जो वो कैरेक्टर कर रहा होता है, जो आपका प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर आपको बता रहा होता है, आपका रिकॉर्डिस्ट आपको बता रहा होता है। तो उसके मुताबिक आपको अपने आप को ढालना है उस कैरेक्टर के अंदर जो कि आप कर रहे हैं। अगर वो बहुत दौरे हाजिर का कैरेक्टर है, बड़ा जॉली सा है, या बदमाश सा है, या कोई डॉन है, या किसी यूनिवर्सिटी का डीन है, आपको वैसे प्रेजेंट करना है। अब ये तुर्गुत जो है, ये एक वॉरियर है जिसकी एक अपनी लाइफ है, जो कि अर्तुगरुल का दायां हाथ है और उससे बड़ा प्यार करता है, उसकी फैमिली से बड़ा, बेसिकली ये अर्तुगरुल गाजी की फैमिली में पला बड़ा है। उसके वालिद सुलेमान शाह जो है इसको उठाकर लाए थे और अपना बेटा बनाया था। दिल्ली दमीर को दे दिया था कि यार इसको आपको पालना पोसना है। तो दिल्ली दमीर जो कि अर्तुगरुल के कबीले का लोहार था, तो वो उन्होंने उसको पाल पोस के एक वॉरियर बनाया। ठीक है। तो अब उस वॉरियर की बॉडी लैंग्वेज, जब वो गुस्से में है, जब वो बिल्कुल पुशमुर्दा है, गमज़दा है, रोमांटिक है, रो रहा है, धाड़े मार के रो रहा है, उसकी बीवी का जो कत्ल कर दिया गया तो उस पर जो वो रोया है, तो मेरे रिकॉर्डिस्ट मुझे कह रहे हैं कि नहीं, ये तूने क्या कर दिया। मैंने कहा क्या कर दिया? कह रहे इसको एडिट करते हुए हम लोग रो रहे थे। अच्छा, इस तरह आप रियल रो रहे होते हैं जब तक आप खुद अपने, अब जैसे किसी वॉरियर कुछ पे वो हमला कर रहा है, हक है अल्लाह, तो ये जब तक आप उस पेश पर नहीं आएंगे दिमाग में, जब तक ओरिजिनल नहीं चीखेंगे, तो आप बनावट ही अगर चीख निकालेंगे तो वो चीख में वो जान नहीं होगी, वो वजन नहीं होगा। आप जब तक ओरिजिनल नहीं होंगे, तो रोने का सीन भी ऐसे ही है, मजाक का सीन भी ऐसे ही है। और बेहतरीन बात यह कि आप अभी कहीं बहुत किसी टेंशन वाले जगह से होकर आ रहे हैं और आपको बड़ी ग्लूमी और बड़ी पुशमुर्दा और बड़ी गमज़दा एक्टिंग करनी है, तो वो कैसे चेंज करेंगे आप? ये बड़ा कमाल है। अपने दिमाग को आपको समझाना पड़ता है कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ और अब मुझे ये काम करना है। अच्छा, ये जो डबिंग है, ये हम पार्ट टाइम कर सकते हैं या फिर इसके लिए पूरा फुल डे आपको एंगेज होना पड़ेगा? कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बहुत छोटे कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम अपनी लैंग्वेज में एक्स्ट्रास कहते हैं। जी। वो फलां साथी आ गया, चाय वाला आ गया, फलाना आ गया, या कोई ऐसा शख्स आसान अल्फाज में जिसका सीन 2-4 मिनट का है, और वो सपोर्टिंग कैरेक्टर भी थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन
एक्स्ट्राज होते हैं जो कुछ एक आध सीन में आ गया, फिर वो 10 एपिसोड के बाद एक दफा आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इस तरह के 2-4 कैरेक्टर आपने कर लिए तो 2-4 घंटे स्पेंड कर लिया आपने। तो बेसिकली जब आपकी जो मसरूफियात हैं उसके मुताबिक, आपकी एबिलिटी के मुताबिक आपको कैरेक्टर दिया जाता है। ठीक है, आपका वॉइस टेक्सचर बहुत मिलता है लेकिन आप वक्त नहीं दे पा रहे, तो फिर जाहिर है आप वो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जिसके लिए हफ्ते में 3-4 दफ़ा आपको 8 घंटे या 7 घंटे देने हैं। लेकिन एक शख्स मसरूफ़ है, वॉइस टेक्सचर तो हो गया उसका, ओके टेक हो गया, लेकिन वो वक्त नहीं दे पा रहा, तो फिर वो आपको लाइन अप नहीं करेंगे ना, जाहिर सी बात है। उनको भी अपना काम देना, उनकी भी जवाबदारी है। तो फिर वो आपको ज़रा ऐसे कैरेक्टर में जो कि आप कम भी काम करें तो वो चल जाए आपके टाइम के स्केजुअल के मुताबिक, वो आपको लेके चलते हैं। लेकिन जब आप अवेलेबल होते हैं, आपका काम ही यही होता है और आप बोलते भी बहुत अच्छा है, और मेन चीज़ होती है कि उस कैरेक्टर पे आपकी वॉइस जा रही है या नहीं जा रही। अगर जा रही है और आप अवेलेबिलिटी भी आपकी शो हो रही है तो फिर इसके बाद फिर आपको वो कैरेक्टर मिलता है। और ये केजे प्रोडक्शन है, ये मेरिट बेस पे, मैं हल्फी और 100 दफ़ा इसको कहूँगा। नहीं वो तो इसलिए कि उसकी वजह ये कि जो साउंड क्वालिटी है या जो कैरेक्टराइजेशन है वो बहुत कमाल की है। आप बाकी डबिंग्स देख लें, मैं किसी का नाम कोट नहीं कर रहा, और इसके आउटपुट को आप देखें, मैं कहता हूँ आपको, आप देखें आउटपुट, इसमें कोई शक किसी भी कैरेक्टर को देखें। इसको डे फर्स्ट से देखता हुआ आ रहा हूँ, और सिर्फ इसकी रिकॉर्डिंग की वजह से, इसकी उर्दू रिकॉर्डिंग की वजह से, उसमें इसका जो उर्दू का इस्तेमाल है वो बहुत कमाल का है। इसमें जो अदायगी है वो बहुत कमाल की है, एक सांस तक इसके अंदर मिस नहीं है। आप ये देखें कि, और बिल्कुल सिंक बैठा हुआ है। सिंक का मतलब है कि अगर उसके मुंह हाँ के लिए खुला है, टर्किश में वो मुंह खुल रहा है किसी दूसरी चीज के लिए, लेकिन हमें उसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए अपने आप को हाँ या ना कहना, यानी भवें उठाई तो वो भी एक टेक्सचर आ गया। तो वॉइस टेक्सचर बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रोल अदा करता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी वेरी करती हैं यार। सही। तो वो बड़ा वजन रखता है। फिर इसके बाद जो आउटपुट, सब ने बड़ी मेहनत की, उसके बाद एक बेहतरीन आउटपुट निकलता है। लेकिन अगर किसी एक शख्स ने अपना काम मुकम्मल तौर पे या सही तरह से नहीं किया तो वो काम फिर डिफरेंस हो जाएगा। अगर एक सीन है जिसमें मैं बोल रहा हूँ और मेरे सामने वाला आर्टिस्ट बोल रहा है, लेकिन अगर दोनों ने अपनी जान नहीं मारी इस सीन के अंदर तो वो सीन बैठ जाएगा, बेजान हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ने बहुत अच्छा बोला है तो वो सीन यकीनी तौर पे वायरल होगा। आजकल के दौर में तो वायरल कहा जाता है, तो वायरल होगा वो सीन। सही। और अरतुगरुल गाजी ने तो यकीनी तौर पर झंडे गाड़े, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी सिर्फ और सिर्फ वो जो मेहनत उसके बैक स्टेज हुई है, बिल्कुल वो बहुत कमाल की मेहनत थी। और इसमें यकीनी तौर पर आपने भी बड़ा टाइम स्पेंड किया होगा, और बहुत सारे लोग जो इसके मैन लीडिंग किरदार में, बिल्कुल ये उनका एतमाद है कैरेक्टर मेरे ऊपर खुसूसी तौर पर, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये उनका एतमाद है मेरे ऊपर कि उन्होंने, अब जब आपको कोई कैरेक्टर दिया जा रहा होता है, आपको तो नहीं पता वो कितना लंबा चलेगा या आप कितना अच्छा बोलेंगे, आपको तो फ्यूचर गैब कलम तो नहीं है आपको, आप तो एक आम इंसान है। लेकिन जब आप वक्त गुजारते तो ये वो आंख और वो आई होती है डबिंग डायरेक्टर की, खुर्रम जमशेद साहब की, या एसोसिएट जो लोग हैं आपसे, ये उनकी आई होती है कि कैरेक्टर की ये दिस इज़ द कैरेक्टर, और ये वॉइस टेक्सचर जो है ये नईम इसको परफॉर्म कर लेगा। सही। अब ये नईम का काम है, नईम की मेहनत है कि नईम उसको कितना इस काम के साथ इंसाफ करता है। नईम, अरतुगरुल गाजी के अंदर आपने तुर्गुत के साथ और भी 1-2 आवाज़ें और 1-2 कैरेक्टर को दिए, जिसमें एक तो उस्ताद आज़म का किरदार था फर्स्ट सीजन में। फर्स्ट सीजन में। उसके बाद फिर किसी को देने का इत्तेफाक हुआ या फिर सिर्फ तुर्गुत ही बेस कर रखा? नहीं, तुर्गुत बेस, पहले उस्ताद आज़म और तुर्गुत साथ साथ चले। ठीक है। तो अब ये उस्ताद आज़म भी अपनी एक नौयत का एक मुनफरिद कैरेक्टर है, और मुश्किल इसलिए था क्योंकि वो बहुत बड़ी एज का था। ही इज़ अबाउट 62। अब मैं उससे भी आधी एज का आदमी, भाई मैं कहाँ से वो करूँगा। लेकिन ये एक एसोसिएट डायरेक्टर डबिंग डायरेक्टर की एक विजन था, उनका था, एक सिलेक्शन था कि यार ये कर लेगा। फिर उस वॉइस को बाकायदा तौर पर डिज़ाइन किया गया। मेरी मेहनत अपनी जगह पर है, लेकिन वॉइस को डिज़ाइन किया जाता है। ओह एलेनोरा, मेरी बेटी एलेनोरा चाहेगी, तो ये उसका सिंग सॉन्ग वॉइस है। तो मेरा काम, मेरी एफर्ट अपनी जगह पे, उनका काम अपनी एफर्ट है। इसके बाद फिर जब वो आउटपुट गया है तो वो कैरेक्टर बिल्कुल जो है सिग्नेचर हुआ है, एक रजिस्टर्ड वो कैरेक्टर हुआ है। तुर्गुत उसके दौरान, अच्छा मेन मौका तब आया जब तुर्गुत ने उस्ताद आज़म को मार दिया, यानी मैंने अपने आप को ही मार दिया। तो ये जब आमना सामना होता है उस वक्त आपका सच ही में इम्तिहान होता है, सच में कि यार अब क्या करना है। कि वो एक, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें जहन्नुम वासिल कर दूंगा, सामने से हट जाओ मलून इंसान। ये अलग ये दोनों चीज़ें, तो फिर वो एक बड़ा इम्तिहान हो जाता है कि यार दोनों कैरेक्टर, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं लड़ गए दोनों, यानी आमने सामने आ गए। तो ये बड़ा एक मुश्किल दौराहा होता है जिससे आपको निपटना होता है।
तो मैंने अपने डायरेक्टर को कहा, मैंने कहा अगर दोनों आपस में लड़ गए तो फिर क्या होगा? कह रहे यार देखते अल्लाह मालिक है। तो उन्होंने ये उनका एक सपोर्ट था कि उन्होंने मुझे ब्रावो किया कि हाँ यार तुम कर लोगे। फिर उसके बाद ये उस्ताद आज़म के बाद तुर्गुत चलता रहा। इसके बाद फिर थियो, जो एक बहुत ही गजबनाक किस्म का वहशी दरिंदा टाइप का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? माजबीन किरण बात कर रही हूँ कराची से। माजबीन किरण कराची से। माजबीन किरण, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए? जी मैं ठीक ठाक, करम है रब की ज़ात का। जी मैं ठीक ठाक, करम है रब की ज़ात का एहसान। प्रोग्राम सुन रही हैं? आवाज आपकी थोड़ी सी कट के आ रही है। मैं कह रहा हूँ प्रोग्राम सुन रही हैं आप? जी जी प्रोग्राम सुन रही हूँ, मैं क्या अपने हस्बैंड के साथ सुन रही हूँ। क्या सवाल करेंगी मोहम्मद नईम से? क्या सवाल करेंगे? सवाल फर्स्टली तो इनको बेस्ट ऑफ लक कि इतने सारे काम कर रहे हैं और अल्लाह पाक इनको तरक्की दे, ठीक है, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये जो इन्होंने मैसेजेस दिए वो अपने सुने पूरे शो पे। अब मुझे इनसे ये कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं ना कि हमें खुद से पैशन, बस ये बताया जो हम यंगस्टर्स है ना जो आना चाह रहे हैं न्यू, मगर उनको सब्र नहीं है ना, सब्र कहाँ से लाए? हाँ सब्र नहीं, ये बताए। हम कहते हैं बस फर्स्ट हो और उसके बाद हम डायरेक्ट ऊपर। हाँ बिल्कुल ऐसे। बाकी के स्टेप हमको चाहिए ही नहीं ना, वो वाले वो लोग कहाँ जाए? सही सही। उसके लिए कुछ बताए। अच्छा। कि वो या तो हम लोग ये होता है कि फौरन से अगर एक दो स्टेप हम आगे गए, जैसे थिएटर्स हमने किए, उसके बाद हमें थोड़ा सा लगा कि नहीं हो रहा तो फिर हम लोग डिस्टार्ट होके बैठ गए। अच्छा माजबीन, आप अपने घर के काम करती हैं? हाँ जी। तो पहले दिन क्या आपने क्या काम किया था, आप ये बताइए। पहले दिन घर का सबसे पहला काम क्या किया था आपने? पहला काम कर गया था, पहले तो सफाई करी थी। अच्छा, तो सफाई जो पहले दिन आपने की थी बड़ी परफेक्शन के साथ की थी, जो अम्मा ने तारीफ की आपकी? अम्मा ने सिर्फ उससे करवाई नहीं थी, नहीं ज्यादा कुछ बोला ही नहीं। ज्यादा नहीं, उनको पता है भाई क्या कैलेबर है, उनको पता होगा ना, बस चलेगा भी नहीं है ना, इसलिए जाहिर है। हाँ तो दूसरी दफा चौथी दफा एक वक्त ऐसा आया होगा अम्मा ने कहा सफाई सिर्फ तुम करोगी, है ना? नहीं, कोई और था नहीं ना, मैं सबसे छोटी थी ना। नहीं बात ये नहीं होती है, तो वो खुद करना शुरू कर देती ना अगर ऐसी बात होती तो कि ये तो। हाँ फिर इसके बाद दूसरा काम क्या किया? खाना बनाने का। हाँ तो अब खाना कौन बनाता है? अब तो खाना मैं ही बनाती। हाँ तो लोग खाते दो हाथ से या बस हो जाता है? बस हो जाता है। यानी अभी भी परफेक्शन नहीं आई? परफेक्शन नहीं आई अभी तक? मतलब कभी कभी हो जाता है, ऊपर नीचे तो हो जाता है, ऊपर नीचे, लेकिन ज्यादातर अच्छा बन जाता है। हाँ, खाने के काबिल होता है। खाने के काबिल होता है। अच्छा, उंगलियां नहीं चाट रहे लोग? नहीं, किसी किसी चीज में चाट लेते हैं। चाट लेते हैं, चले अच्छी बात है। सब चीजों में नहीं। हाँ, कुछ चीजों में चाट लेते हैं जो खुद यहीं पे बनती है। हमारे ससुराल में भी हमारे वालों को आलू पसंद है, बिरयानी पसंद है, चटपटी चीजें वो खा लेते हैं। आपकी कॉल के बाद मैं आपका जवाब दूंगा। चल अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है जी? ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माजबीन किरण, देखिए बहुत इनिशियल मैंने मिसाल दी इनको कि आप पहले दिन जो बर्तन धो रही थी या झाड़ू पोछा जो भी कर रही थी आप, तो पहला दिन तो आपने बिल्कुल ऐसे, अम्मा ने बर्दाश्त इसलिए कर लिया, इसलिए नहीं कि वो ही सिर्फ है, वो कोई जालिम थोड़ी है, इसलिए कि जब तक करेगी नहीं तो सीखेगी कैसे। हमारे अम्मा एक बड़ा जुमला बोलती है ना, बेटा कहीं जाओगी ससुराल में तो क्या धक्के पड़वाओगी अपने आप को, तो कुछ सीख के जाओ ताकि तुम्हारी अम्मा को जो है ना वो तारीफ मिले कि हाँ यार देखो कितने अच्छे माँ बाप की बेटी, कितनी माँ ने कितनी तमीज़ सिखाई है। तो माँ जो होती है वो सिखाती है भाई, कुछ सख्ती भी करती है तो इसलिए सख्ती करती है कि वो आपको किसी काबिल बना सके। बिल्कुल सेम कुदरत भी हमारे साथ यही करती है। आप सख्ती से जब गुजर रहे होते हैं ना, तो वो कुदरत का कोई इम्तिहान या इंतकाम नहीं होता आपके साथ, वो आपको उस लेवल पर पहुंचाना चाहती है जिस लेवल पर आप उस लेवल के काबिल बनाने के लिए आपको तजर्बात की और मुश्किलात की और सोबतों की भट्टी में जलाया जा रहा होता है ताकि आप उस काबिल बन जाए। जब आप उस काबिल बनते हैं, ये जो आज मैं अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, मैं 8-10 साल पहले 12 साल पहले यूज़ नहीं कर रहा था यार। ये एक तजर्बा, एक चीज़ें, ये मुताला, ये मुशाहिदात, ये धक्के, ये सब आपको सिखाते हैं। हाँ, लहजे की तरावट और सख्ती भी तब आती है जब आप बिल्कुल सच्चे और खरे होते हैं। किसी को गालियां नहीं बकनी है, लेकिन सख्ती इसलिए आती है कि आपको पता होता है कि आप क्या है। तब आपको पता होता है कि आप क्या है, तो उस जगह पर जाने के लिए आप तजर्बों की भट्टी में लोगों की बातें सुनते हैं। मैंने भी सुनी है बातें, मैंने भी गाई, और बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े सीनियर लोगों ने कहा तुम्हारी सिर्फ आवाज़ अच्छी है, तुम और कुछ नहीं कर सकते। तो उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा क्या है इस काम के अंदर जो मैं नहीं कर सकता। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसके बाद मैं खामोश हो गया था 4 से 5 साल। उसके बाद मैंने सुनना शुरू किया।
और उसके बाद मैं निकला हूँ और मैंने सीनियर्स के साथ काम किया, छोटे छोटे ब्रेक्स मिले, छोटी छोटी चीज़ें मिलती रही, उनके साथ काम करता रहा। अच्छा, बेसिकली स्टार्ट आपने कहा कि 2004 से 7 सितंबर 2004। ठीक है, 2004 से आपने आगाज़ किया, उसके बाद फिर कोई ब्रेक लिया या फिर कंटिन्यू? फिर नहीं, वो ब्रेक आया, बेसिकली वही लर्निंग प्रोसेस था। ठीक है, जहाँ पे मैंने बड़ी बातें सुनी सीनियर से कि तुम ये कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, बड़ा ख़राब कर रहे हो, आवाज़ तो अल्लाह ने दे दी है तुम्हें बोलना नहीं आता। सही। तो ज़ाहिर है शुरू में तो ऐसे ही सबके साथ होता है। सही। मैं डिसहार्ट नहीं हुआ। सही। मैंने अपनी गलतियों को पकड़ लिया। ठीक है, कि ये मैं गलती कर क्या रहा हूँ और अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए या बेहतर करने के लिए मैं कर क्या सकता हूँ। सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप अपने सीनियर्स को सुने। वही बात रिपीट हो रही है कि रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार ये मैसेज जाए कि हाँ हमें सुनना है। हम सुनते नहीं है। हम आगे सबसे बड़े तवंगर माइक के ऊपर हाँ कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, आए बाएं शाये कॉलर। आपका सपोर्ट, आपके मैसेज, आपकी कॉल नहीं होना चाहिए। आप कामयाब नहीं है। आपका कंटेंट हो जिस पे लोग कहें कि यार हमें गाने भी नहीं सुनने, हमें 3 घंटे आप बोलते रहे, वो आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है कि लोग आपके कंटेंट को, आपके बोलने को पसंद कर रहे हैं। ना कि आपका शो बेस कर रहा है आपके SMS के ऊपर, ना कि आपका शो बेस कर रहा है आपके गानों के ऊपर, ना कि आपके तारीफी कलमात के ऊपर। तारीफें मत करना मेरी। सही। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मैं सुन रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ। तो जो लोग सीख रहे हैं मुझसे, मैं उनसे भी सीख रहा हूँ, इसलिए कि वो सुनते हैं और रिगार्ड कर रहे हैं, तारीफ करें या ना करें। लेकिन मुझे मेरी गलतियां सबसे पहले बताइए, सबसे पहले मुझे मेरी गलतियां बताइए। मैं हर शो एंड कर लेने के बाद रिकॉर्डेड सुनता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, इसलिए कि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि क्या मैं इससे बेहतर कर सकता था। तो हर दफ़ा ये जवाब मिलता है हाँ इससे बेहतर हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। अगली जो नशिस्त होती है उसमें आप उन गलतियों पर काबू पाएं, गलती रिपीट नहीं करनी है। अच्छा, जब आप शो करने के लिए जाते हैं, रेडियो के लिए जाते हैं, तो प्रिपरेशन कितनी दिन पहले या कितने टाइम पहले करके रखते हैं, या ऑन द स्पॉट आपके ऐसा होता है? मैं अब तक तकरीबन 2500 से ज़ायद प्रोग्राम्स कर चुका हूँ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। अच्छा, माशाल्लाह। सिंस 2004 बाकायदा प्रोग्राम्स मैंने 2011 के बाद शुरू किया, लेकिन 2007 से मैं मुख्तलिफ स्टेशंस पे, इधर कराची का नहीं था वो, बाकी सारे कराची के थे, लेकिन एक कराची का नहीं था, तो उस जगह के लिए मैंने शोज़ शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह 2500 से ज़ायद शोज़ मैं कर चुका हूँ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। मेरे टॉपिक्स ज़्यादातर मोटिवेशनल होते हैं और गज़लिया भी होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं अपनी लाइफ की रिफॉर्मेशन, अपने आप को ग्रूम किस तरह करना है, ये नहीं कि वो बाल बना लिए या सैंड वैंड लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं। उसको ग्रूमिंग मैं नहीं कहता, उसको सिर्फ बनावट कहते हैं, ज़ाहिरी लिबादा कहते हैं, ज़ाहिरी पहरान कहते हैं। अंदरूनी पहरान क्या है आपका, अंदर से आप कितने प्यूरीफाई है, अंदर से आप कितने बड़े हैं, अंदर से आपके पास क्या है और आपका कितना वजन है, ये सब चीज़ें। अच्छा, प्रिपरेशन का ये है कि नए बंदे को बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि वो माइक के बारे में बड़ा कॉन्शियस होता है कि यार मैं डर रहा हूँ, ये ना हो जाए। आपका खौफ आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसी के बाद आपकी असल कामयाबी लिखी है। तो आप जब अब उस नहज पर आ चुका हूँ कि तैयारी तो होती है अपनी जगह, लेकिन बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब मुझे पता होता है कि मेरा ये है, और जिस दिन शो होता है तो वो कुदरती तौर पे दिमाग में आ जाता है कि अब इस पे बात की जाएगी, और वो बड़ा ग्रिप वाला शो होता है और बड़ा मज़ेदार होता है। मैं तो खैर सुनता हुआ आया हूँ आपको। अच्छा, रात का ही टाइम क्यों आपने? हाँ, ये अक्सर लोग मुझसे बेताशा लोग कहते हैं आप रात के वक्त ही शो क्यों करते हैं, और वो भी लेट नाइट में। एक तो अर्लियर नाइट होती है, आप लेट नाइट करता हूँ। मेरा टाइम 2 से 4 ही होता है और शुरू से मेरे ज़्यादातर वक्त 2 से 4 ही रहा है। ये वक्त इसलिए होता है कि मैं इसी वक्त अपना वक्त दे सकता हूँ रेडियो और बाकी दिन में फिर मेरे पास वक्त नहीं होता, तो इसलिए मैं ये वक्त ज़्यादा सूट करता है कि सारे काम से निपटा लेने के बाद आप अपनी ज़िंदगी के तजर्बात, मुशाहदात 2 बजे बयान करने आ जाते हैं। सही। और उससे लोग इस्तिफ़ादा भी हासिल करते हैं, तो 2 बजे ही मैं वक्त दे सकता हूँ, उससे पहले ज़रा टाइम का थोड़ा सा मसला रहता है। ठीक है। अच्छा, तो रात में क्या ऑन द टाइम आप 2 बजे ही या 1 से 1:30 बजे के दरमियान आप निकलते होंगे? हाँ। हमारे यहाँ तो छीना झपटी भी बहुत ज़्यादा है और फिर डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि जिसके बाद आपको जो ना, तो कभी कोई ऐसा हादसा? देखिए, अल्लाह का सहारा है। हाँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के अमान में मैं जाता हूँ। मुझे मेरी वालिदा की दुआएं, वालिद की दुआएं, तो आप बेशक अल्लाह के नाम को पढ़ के आप घर से बाहर निकलें। सही। और एक एहतियाती तौर पे बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें आप अपने साथ कैरी ना करें। बहुत ज़्यादा कीमती, जो लोग लैपटॉप्स भी रख रहे हैं और कीमती घड़ियाँ पहन रहे हैं, आप पहने, लेकिन ज़रा सा देख के जाएँ।
तो आप और देखें बैड हैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है, तो ज़रा सा एहतियात भी करें, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप बिल्कुल इतना दिमाग पर हावी कर लिया कि आप चोरों की तरह छुप के जा रहे हैं। अच्छा, पहुंचने की बात यह है कि 2 बजे का शो होता है, बहुत कम सूरतों में ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट पहुंचता हूँ, थोड़ा सा लेट पहुंचता हूँ मैं, और अमूमी तौर पे मेरा टाइम जो है वो 1:30 बजे के अराउंड है। उनको पता ही आते सबसे पहले ही बंदा चाय पिएगा, चाय का बड़ा शौकीन हूँ मैं, तो चाय 2 कप गर्मा गर्म वो हाजिर होनी चाहिए, वरना सबकी शामत है। अच्छा, दूसरा ये कि नईम को खाने में क्या चीज़ें पसंद है? अगर पर्सनल थोड़ा सा आए, अब प्रोफेशनल लाइफ से पर्सनल, हाँ, खाने में देखें सब चीज़ें अल्लाह का माल है, सब्र शुक्र से खा लेते हैं, लेकिन चंद चीज़ें बड़ी मरगूब होती हैं आपको, जिनको आप बड़ा करते हैं या रिगार्ड करते हैं कि यार मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, उसमें चाइनीज़ है। अच्छा, हाँ, चाइनीज़ शाशलिक, ठीक है, और चाइनीज़ चाउमीन, और कुछ देसी जो कढ़ाई वगैरह का एक आधा आइटम है जो मेरी मखसूस जगह है, तो वहाँ मैं खाना पसंद करता हूँ। तो लेकिन इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। ये नहीं है कि मैं अगर ये ना मिला तो मैं ये नहीं खाऊंगा, ऐसी कोई सिलेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए, बहुत बेहतर मिल जाए, तो वो चाइनीज़ है। सही। अब देखें वक्त जो है, एक कॉलर हम ले लेते हैं क्योंकि वक्त जो है वो अब 10 मिनट, हाँ बिल्कुल, तकरीबन 10 मिनट है। तो हमने आरजे की फील्ड के हवाले से बात कर ली, हमने वॉइस ओवर के हवाले से बात कर ली, डबिंग के हवाले से बात कर ली। अच्छा, मैंने ख़ुद ने भी 1-2 मरतबा जो है ऑडिशन देने का, ये अर्थुरुल के बाद, एक तो मैंने अर्थुरुल से पहले भी देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जो है ना एक कॉलर हम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इतना डर के क्यों बात कर रही हैं? डर रही हैं? नहीं, घबराहट का शिकार है आप, अंदर से कांप रही हैं आप। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कौन बात कर रही हैं? जी, राबिया कराची से। राबिया कराची से? जी। कैसी हैं आप, क्या करती हैं राबिया? जी, पी को आपका शो मैं सुनती हूँ दूसरी चैनल पे। हाँ, अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो करती हैं आप। अच्छा, जबरदस्त। तो क्या मसरूफियात है, क्या करती, पढ़ती हैं आप? नहीं, अब तो नहीं पढ़ती। अभी नहीं पढ़ती? क्यों नहीं पढ़ती आप? पढ़ लिया? नहीं, थोड़ा बहुत पढ़नी। थोड़ा बहुत पढ़ा है। अच्छा, चले, जितना भी पढ़ा है आप उसको भरुए कार लाइए। और कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। अच्छा, मैं बहुत अच्छी बातें करता हूँ। इम्प्लीमेंट करती हैं? सबसे पहले ही बताइए, बातें तो सभी अच्छी करते हैं, अमल करती हैं? अमल करती हैं? जी, अमल करती हैं उन बातों पर? हाँ, करती हूँ कि नहीं। तो क्या, कैसे पता लगा कि आप अमल कर रही हैं? इम्प्रूव हुई कोई लाइफ आपकी, कोई मसले का हल निकला? जी, बहुत सारों करने से बहुत सारा निकला, बोरियां भर लिया आपने। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया आपका। चले, बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ये घबराहट का शिकार कुछ ज़्यादा हो गया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ज़रा हेजिटेट फील कर रहे होते हैं। मेरे कॉलर अक्सर बेशतर ऐसे ही करते हैं, बेचारे घबरा रहे होते हैं, नईम से बात कर रहे हैं और बुरा ना लग जाए इसको। और फिर वो आपको तो टाइम भी ऐसा है ना कि मेरा टाइम बड़ा, अब घर में लोग सो भी रहे हैं, अब लोग पूछें यार आप किससे बात कर रहे हैं। हाँ, जब गजर 2 बजाता है ना, तो उसके बाद कहना नहीं मारा है, भाग जाओ बच्चों, भाग जाओ। 9:52 हुआ जाता है और तकरीबन 10 बजे तक आपका हमारा वादा था एक दूसरे के साथ देने का, और एक दूसरे के साथ में हम अब अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और ये मंजिल पर पहुंचने के बाद आपको ये तमाम गुफ्तगू कैसी लगी, आप अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। और आज हमने कोशिश की, हम तो कोशिश यही करते हैं कि ना सिर्फ अपने लेजेंड्स को अपने बातों में, अपनी गुफ्तगू में, अपने उनके काम्स के ज़रिए उनको ट्रिब्यूट पेश करें, बल्कि लिविंग लेजेंड्स जो आज के सितारे हैं, आज के जो लेजेंड्स हैं, हम उनसे भी बराह रास्त आपसे गुफ्तगू करवा सकें और उनसे भी बात कर सकें, उनसे भी उनके तजुर्बात जान सकें। क्योंकि जाहिर सी बात एक बहुत फहरिस्त होती है जिद्दोजहद की और नाकामियों की, कि इंसान नाकाम होने के बाद फिर कामयाब होता है, इंसान नाकाम होने के बाद फिर कामयाब होता है, फिर नाकाम होने के बाद फिर कामयाब होता है। तो कामयाबी एकदम से नहीं मिला करती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सी नाकामियों का सामना करना पड़ता है, जब इंसान को जाके कामयाबी मिलती है। और जब इंसान कामयाब हो जाता है, उस कामयाबी को उसी वक्त सस्टेन कर पाता है कि जब उसने उस चीज़ के लिए मेहनत, जस्तजू और लगन रखी होती है।
आपको जिस तरह अपने वालिदैन का नेमुल बदल कभी नहीं मिल सकता, इसी तरह आपको मेहनत करने का नेमुल बदल कभी नहीं मिल सकता। आप मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे तो अपनी जगह को सस्टेन कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ। अदरवाइज आप नहीं। और कामयाबी मिल जाए तो अपनी कामयाबी को हजम करना सीखिए आप। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है नहीं, आपका बेहद शुक्रिया, आपने मदू किया, और खास तौर पे इस स्टेशन का जिसने इस काबिल समझा कि मुझे इनवाइट करे और कुछ बोलने का मौका दे। नहीं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुतशक्किर हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जबकि हालांकि बहुत अरसे से आपके पीछे लगा हुआ था। अरे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आप मेरे पीछे क्या लगे, मैं तो बस ऐसी हूँ, बस किसी काम का थोड़ी हूँ मैं। और बिलाखिर हर चीज़ अपने वक्त पर अच्छी लगती है, तो बिल्कुल ये वो वक्त था कि जब ये चीज़ यहाँ पर अच्छी लगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ, बिल्कुल हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और हम सबको लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए, और लोगों को रास्ता देने वाला बनाए। हम बस रास्ते नहीं देते, रोड़े अटकाते। जब आप रोड़े अटकाना छोड़ेंगे और रास्ता देना शुरू करेंगे तो आपको रास्ता खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखें। दूसरों को रिस्पेक्ट दीजिए, उसके बाद अल्लाह से दुआ कीजिए कि या अल्लाह इज्जत दे मुझे। बिल्कुल। और आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, आपको आपके निज़ाम को सबसे पहले अगर जांचा जाता है तो वो आपके ट्रैफिक के निज़ाम को जांचा जाता है। आप कहीं बाहर शहर से आ रहे हैं, आप एयरपोर्ट से शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन से शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, या फिर लारी अड्डा से आप शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, अगर आपके ट्रैफिक का निज़ाम अच्छा है तो आप एक महज़्ज़ब शहरी होने का सबूत दे सकते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो अपनी लेन में रह के गाड़ियाँ चलाएं और ओवर स्पीडिंग ना करें। एक बड़ी प्यारी सी सीट बेल्ट होती है, उसको अगर आप बांध के चलाएंगे तो यकीनी तौर पर आपका जो फेस है वो बहुत अच्छा रहेगा देखने वाले के ऊपर। अगर आप बाइक इस्तेमाल करते हैं, बाइक राइडर हैं, तो चलाते हुए मैसेज टाइप ना करें, क्योंकि ये आपको बहुत मुश्किल में लेके जा सकता है। आप हेलमेट का इस्तेमाल करें। ये तमाम छोटी छोटी सी प्रिकॉशंस हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और महफूज बना सकते हैं। तो इसी आखिरी बात के साथ अपने मेज़बान रिशाद शहजाद को इजाज़त दीजिए। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो उनके लिए वक्त दीजिए, उनको वक्त दीजिए, क्योंकि जब आपको उनके वक्त की ज़रूरत थी तो उन्होंने तमाम कामों को तर्क करके सिर्फ आपको वक्त दिया है। और अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने तमाम कामों को तर्क अगर नहीं भी कर सकते तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर अपने वालिदैन को ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ है वो उन्हीं की मरहून मिन्नत है। तो उनकी कदर कीजिए। और अगर आपके वालिदैन में से कोई भी हयात नहीं है तो उनकी मग़फ़रत की दुआ करें। और ऐसी नहीं है, मग़फ़रत की दुआ आप उनकी ज़िंदगी में भी कर सकते हैं, तो उनके लिए दुआ करें। ये सदका जारिया भी है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, साथ में अपने उन लोगों का ख्याल रखें जो आपके साथ, आपकी ज़िंदगी, आपके नाम के साथ एसोसिएट है। बहुत शुक्रिया। और अब आखिरी कलमात हम नईम भाई से। आप सबका बेहद शुक्रिया कि 2 घंटे की ये जो समा खराशी है आपने बर्दाश्त की, और इनका भी बहुत शुक्रिया शहजाद का, इरशाद शहजाद का, कि बड़ा प्यार से ये लेकर आए और बड़ी इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला इन्हें और इज़्ज़तें और बुलंदियाँ और मर्तबे अता फरमाए। जब कभी तुम्हारा रिस्क बंद हो जाए तो उसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर कॉज बताता हूँ कि क्या तुमने अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी तो नहीं छोड़ दी। अगर ये कॉज है तो फौरी तौर पे अपने मरहूम अगर वालिदैन है, इस दुनिया में हयात नहीं है, तो उनके लिए दुआ करो ताकि तुम्हारा रिस्क बुलंद कर दिया जाए, खोल दिया जाए। लाजमी उनके लिए दुआ कीजिए और अपना ख्याल रखें यार। आजकल का दौर बड़ा नाजुक है। अपनी इज्जत करवाएं, दूसरों को इज्जत दें। जब कहीं पर जाएं तो कुछ लेकर जाएं, और अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरा हाथ जो है वो देने वालों में शुमार कर, ना कि लेने वालों में। याद रखिएगा, देने वाले हाथ की इज्जत है। 3 दफ़ा कहूँगा, देने वाले हाथ की इज्जत है और देने वाले हाथ ही की इज्जत है। लेने वाला सिर्फ हमदर्दियाँ और अपने कशकोल में चंद हमदर्दी के सिक्के ही जमा कर सकता है, और मांगे उस ज़ात से जो किसी की मोहताज नहीं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और मेरी जानिब से फाइनली अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड टाटा। Ah
10 p.m. This time check is brought to you by Ziauddin College of Law. बातों का तड़का, म्यूजिक की मस्ती, और मेरी आवाज। सो दिस इज मी हुमैरा सदफ। एनर्जी 0 मीटर, 2 कप नॉलेज भी, गपशप के साथ साथ।